भाई स्टार्ट कर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बच्चों, आज जो है वो हम लोग एक नया क्वेश्चन जो है वो लीज का सॉल्व करने जा रहे हैं। बिल्कुल कल के ही क्वेश्चन से की तरह ही है। जिन बच्चों ने कल की क्लास नहीं ली है तो उनका ये होगा कि आज उनका थोड़ा सा रिव्यू भी हो जाएगा, लेकिन एक थोड़ी सी नई चीज आ जाएगी इसके अंदर, तो वो होना जरूरी थी। तो इस वजह से इस क्वेश्चन को जो है वो मैं आज सॉल्व करवा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3, ये तीन क्वेश्चन ऐसे हैं कि अगर आप इनको कर लेते हो तो आपका लैसी की जो अकाउंटिंग होती है वो क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। अब देखिए इस क्वेश्चन में आपको क्या बता रहे हैं। इस क्वेश्चन में आपको बता रहे हैं कि प्रोग्रेस लिमिटेड अक्वायर्ड अ मशीन फ्रॉम अ फाइन रेंटल्स लिमिटेड। अच्छा, अब ये फाइन रेंटल लिमिटेड से एक मशीन जो है वो एक्वायर्ड कर रहे हैं, ले रहे हैं ऑन Jan 3, 2016 अंडर अंडर अ लीज एग्रीमेंट एक्सटेंडिंग ओवर 3 इयर्स। अच्छा, 3 साल का एग्रीमेंट कर रहे हैं, लीज पर ये एक मशीनरी ले रहे हैं January 3, 2016 के अंदर। ठीक है, फिर आगे कह रहे हैं द एग्रीमेंट रिक्वायर्ड देम टू मेक एन इनिशियल डिपॉजिट ऑफ रुपीज 12,80,000। अच्छा, अब वो जो लेसर है वो उनको कह रहा है कि आपको इनिशियल डिपॉजिट भी देना होगा 12,80,000। ठीक है, जब आप मशीनरी हमसे रेंट पे ले रहे हो तो इनिशियली आपको 12,80,000 जो है वो हमें पे करना होगा। ये वाली जो चीज थी, एडवांस जो पेमेंट थी, वो हमारे पास पिछले क्वेश्चन में नहीं थी। ये नई चीज है कि इसको आपने किस तरीके से ट्रीट करना है। फिर कह रहे हैं टू बी फॉलोड बाय 3 एनुअल पेमेंट्स ऑफ रुपीज 8 लाख ऑन 31 दिसंबर ईच ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम 2016। और फिर वो कह रहे हैं कि बाकी का जो आपको पेमेंट करना है वो 8 लाख रुपए आपने एनुअल पेमेंट करनी है। और हर पेमेंट जो है वो आप December 31 को करोगे, और जो आपकी पहली पेमेंट स्टार्ट होगी वो 2016 से स्टार्ट होगी, यानी कि पहली पेमेंट आप 2016 December 31 में करोगे, दूसरी 2017 December 31 में करोगे, और तीसरी 2018 December 31 में करोगे। फिर कह रहे हैं द कैश प्राइस ऑफ द मशीनरी वॉज 2 मिलियन, नहीं सॉरी 3.2 मिलियन। यानी कि अगर वो कह रहे हैं कि अगर हम इस मशीनरी को कैश पर परचेज करते हैं तो वो 3.2 मिलियन की है। एंड फाइन रेंटल लिमिटेड एडेड 12% इंटरेस्ट विच वाज ड्यूली कम्युनिकेटेड टू प्रोग्रेस लिमिटेड। अब वो कह रहे हैं कि इस पे जो अगर हम लीज पर लेते हैं तो 12% हमें इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा, यानी कि ये जो हम 8 लाख रुपए एनुअल इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं इसके अंदर हमारा इंटरेस्ट का पोर्शन भी शामिल होगा और हमारा प्रिंसिपल का पोर्शन भी क्या होगा, शामिल होगा। द एन्युटी मेथड इज यूज टू एलोकेट इंटरेस्ट। यहाँ पे एन्युटी मेथड होगा, वो नहीं भी बताता तो हमें पता है कि एन्युटी मेथड ही होगा, क्योंकि एक सेम अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है वो एक सेम अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट हमने पे करनी है, जो कि कितनी है, 8 लाख। जहाँ पे सेम अमाउंट आती है तो वहां पे एन्युटी का कंसेप्ट यूज होता है। रिक्वायर्ड में वही चीजें जो हमें करनी थी पहले भी, आज भी हम वही करेंगे। देखो सबसे पहला काम क्या होगा, सबसे पहला काम ये होगा कि आपको अपनी लीज लायबिलिटी जो है वो फाइंड आउट करनी होगी कि आपकी लीज लायबिलिटी क्या है। 8 8 लाख रुपए जो आप पे कर रहे हो, तो लीज लायबिलिटी के लिए कल मैंने आप लोगों को बताया था कि आप क्या कहते हो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी का फॉर्मूला जो है वो यूज कर रहे होते हो, उसकी हेल्प से आप अपनी लीज लायबिलिटी निकालते हो कि अगले 3 सालों में जो मैं 8 8 लाख रुपए पे कर रहा हूँ, यानी कि 8 8 16 और फिर 8 कितने हो गए आपके पास, 24 लाख रुपए मैं पे कर रहा हूँ। तो वो जो मैं फ्यूचर में 24 लाख रुपए पे करूंगा तो उसके अंदर मेरा 12% इंटरेस्ट भी शामिल है, लेकिन आज के वक्त में उस 24 लाख की कीमत क्या बनती है तो मैं उसकी फ्यूचर वैल्यू उसकी क्या निकालूंगा, प्रेजेंट वैल्यू निकाल कर अपने पास रिकॉर्ड करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं प्रेजेंट वैल्यू। अच्छा सर, ये जो आप इसने सवाल दिए इसमें जो इनिशियल डिपॉजिट की कहानी आ रही है, इनिशियल डिपॉजिट हमेशा याद रखिएगा लीज लायबिलिटी से इनिशियल डिपॉजिट का कोई ताल्लुक नहीं है। इनिशियल डिपॉजिट होता है जब आपका एग्रीमेंट स्टार्ट हो रहा है, आप तब पे कर रहे हो, तो वो तो, और वो तो आपकी है ही प्रेजेंट वैल्यू कि आप शुरू में पे कर रहे हो। तो हमेशा याद रखिएगा इनिशियल डिपॉजिट आपकी एन्युटी के अंदर शामिल नहीं होता। हाँ, जो आपका एसेट है उसके अंदर तो शामिल होगा, लेकिन आपकी लीज लायबिलिटी के अंदर शामिल नहीं होगा। तो अब हम इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेते हैं कल की तरह, जैसे हमने कल किया था। ये क्वेश्चन करने के बाद फिर हम कुछ एमसीक्यूज जो है वो सॉल्व करेंगे। अच्छा, प्रेजेंट वैल्यू निकलेगी 8 लाख रुपए है, 8 लाख रुपए आपको एनुअली पे करने हैं, और इस 8 लाख के ऊपर आप जो है वो 1 - 1 प्लस रेट आपका जो है वो कितना है, 12% है। पावर आ जाएगी कि कितने साल का एग्रीमेंट है, 3 साल का एग्रीमेंट है तो -3 डिवाइडेड बाय
12%। तो ये जो हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू निकल कर आएगी, वो तकरीबन हमारे पास जो प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 19,21,465। ठीक है जी, यही आ रही है अब्दुल रहमान, यही आ रही है फैसल। 19,21,465, ये हमारे पास क्या आ गई, इसकी प्रेजेंट वैल्यू आ गई। ठीक है, तो बस ये बात का ख्याल रखिएगा, जो हमारी इनिशियल कॉस्ट होती है उसका कोई हमारे जो लीज लायबिलिटी होती है उससे कोई ताल्लुक नहीं होता। अच्छा, अब जो है वो हम वही एक चार्ट बना लेंगे जिस तरीके से हमने लास्ट टाइम बनाया था, जैसे मैंने आप लोगों को सिखाया था। तो एक अमोर्टाइजेशन शेड्यूल जो है वो हमें बनाना है, जो लास्ट टाइम भी हम लोगों ने बनाया था। लास्ट टाइम हम लोगों ने 4 साल का बनाया था। आज जो है हम लोग 3 साल का बनाएंगे, क्योंकि लीज एग्रीमेंट जो है वो 3 साल का है। तो उसमें मैंने आपको कहा था कि पहला कॉलम आप बना लिया करो ईयर का, कि कितने ईयर पे चलेगा। 2016 से हमारा अगर ये एग्रीमेंट स्टार्ट हो रहा है, तो पहली पेमेंट 2016 में जाएगी, फिर 2017 में जाएगी, फिर उसके बाद 2018 में जाएगी। फिर उसके बाद जो है आपकी इनिशियल लायबिलिटी क्या है, ओपनिंग लायबिलिटी क्या है, ओपनिंग लायबिलिटी आपकी क्या है, या लायबिलिटी एट स्टार्ट क्या है, कितना आपको पे करना है। आपको जो पे करना है वो पे करना है, ये अमाउंट पे करना है अगर हम प्रेजेंट वैल्यू के हिसाब से देखें। तो इसमें हमें 19,21,465 जो है वो हमें पे करना है। ठीक है, ठीक है सर, पे करना है। अच्छा, इसके ऊपर जो हमें इंटरेस्ट पे करना है वो कितना पे करना है, नेक्स्ट कॉलम बन जाएगा इंटरेस्ट का। सर जो हमें इंटरेस्ट पे करना है वो उसने हमें क्वेश्चन में कहा हुआ है कि हम जो इंटरेस्ट पे करेंगे वो हम पे करेंगे 12%। तो इंटरेस्ट का जो रेट है वो है 12%। तो 12% अप्लाई कर दो ओपनिंग लायबिलिटी के ऊपर, तो कितना आ जाएगा भाई, जरा देख लो। तो ये आ जाएगा 230576। ये आपका क्या आ गया, इंटरेस्ट आ गया। अच्छा सर, फिर उसके बाद जो है हम क्या करते हैं, इसका सब टोटल कर लेते हैं। ठीक है जी, कि अब टोटल हमारी लायबिलिटी कितनी हो गई, कि जितना हमें अमाउंट पे करना था, प्रेजेंट वैल्यू हमारी ये थी, इंटरेस्ट हमें ये पे करना है। तो टोटल जो हमारी लायबिलिटी आ रही है वो आ रही है सर 2152041। ये हमारी टोटल लायबिलिटी है। अच्छा, जो पहली सर हम इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं वो कितनी पे कर रहे हैं, सर जो हम पहली इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं वो 8 लाख रुपए की इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं। अच्छा, ये 8 लाख तो हर साल हमें पे करना है, यानी कि 2017 में भी हमें 8 लाख ही पे करना है, और 2018 में भी हमें 8 लाख ही पे करना है। ये तो हमारी इंस्टॉलमेंट रहेगी। अच्छा सर, टोटल जो था वो हमारा 21,52,041 था। अब इसमें से 8 लाख रुपए हमने पे कर दिए, तो हमारी एंडिंग लायबिलिटी कितनी हो जाएगी वो देख लेते हैं। सर हमारी एंडिंग लायबिलिटी ये होगी, इंस्टॉलमेंट का अमाउंट अगर हम अपने सब टोटल में से माइनस कर दें जो आपने कल बताया था, तो हमारे पास जो एंडिंग लायबिलिटी आ जाएगी वो आ जाएगी 13,52041। ठीक है, ये हमारी एंडिंग लायबिलिटी आ जाएगी। ठीक है जी, ठीक है जी, आप लोगों के सही आंसर आ रहे हैं। अच्छा सर, फिर उसके बाद अगर हम ये जो इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं, सर आपने कल बताया था कि इंस्टॉलमेंट के अंदर जो है वो हमारा एक अमाउंट जो है वो प्रिंसिपल का होता है, और एक अमाउंट जो है वो हमारा इंटरेस्ट का होता है। तो सर हमें 8 लाख में से हमें टोटल इंस्टॉलमेंट पता है और इंटरेस्ट हमें पता है कि हम क्या पे कर रहे हैं। इस साल का हमने इंटरेस्ट निकाल दिया है कि हमने ये पे करना है 2,30,500 कुछ। तो प्रिंसिपल अमाउंट कितना होगा, ये हमने इंटरेस्ट पे करना है 2,30,000। तो प्रिंसिपल अमाउंट अगर हम माइनस कर देते हैं, तो इंटरेस्ट अमाउंट अगर हम माइनस कर देते हैं, तो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट आ जाएगा 569,424। जल्दी जल्दी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हम लोगों ने ये कर लिया था। तो ये हमारा प्रिंसिपल अमाउंट आ गया सर
569424, ये सर हमारा प्रिंसिपल है। अच्छा सर, फिर उसके बाद अगर नेक्स्ट ईयर चलते हैं तो जो हमारी एंडिंग लायबिलिटी है वही अगले साल की ओपनिंग लायबिलिटी बन जाएगी। यानी कि 1352 0 4 1, सारे स्टेप्स वही फॉलो करूंगा सर। अब मैं इसी एंडिंग ओपनिंग लायबिलिटी को इसके ऊपर 12% पे रेट अप्लाई कर दूंगा। तो सर हमारे पास जो इंटरेस्ट आ जाएगा वो आ जाएगा 162245। ये हमारे पास सर इंटरेस्ट आ गया 45, ठीक है। राउंड ऑफ करके, बिल्कुल बिल्कुल अब्दुल रहमान आप सही बता रहे हैं। अच्छा सर, हमारा सब टोटल कितना हो जाएगा? ओपनिंग लायबिलिटी और इंटरेस्ट के अमाउंट को ऐड कर लूंगा तो हमारे पास सब टोटल आ जाएगा 151428 6। ठीक है, ये तो हमारा क्या आ गया, सब टोटल आ गया। अच्छा सर, अगर हमें एंडिंग लायबिलिटी निकालनी हो तो क्या करेंगे? वही इंस्टॉलमेंट के अमाउंट को सब टोटल में से क्या कर देंगे सर, माइनस कर देंगे। माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 714286, हमारी एंडिंग लायबिलिटी आ जाएगी। अच्छा सर, हमारा प्रिंसिपल का अमाउंट क्या होगा? अगेन क्या करें, जो इंस्टॉलमेंट का अमाउंट है 8 लाख, इस 8 लाख में से आप इंटरेस्ट के अमाउंट को क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। माइनस करा तो हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट आ गया 637755, ये हमारा प्रिंसिपल अमाउंट आ गया। अच्छा सर, यही एंडिंग लायबिलिटी 2018 की क्या बन जाएगी, ओपनिंग लायबिलिटी बन जाएगी, यानी कि 714286। अच्छा सर, इंटरेस्ट कितना होगा? मैंने कहा था आखिरी साल के लिए आप क्या किया करो, थोड़ा सा उसको राउंड ऑफ करने की कोशिश किया करो। जो आपकी इंस्टॉलमेंट है अब आपको ये ही पे करना है। तो ये आखिरी साल चल रहा है तो अब आपकी एंडिंग लायबिलिटी बिल्कुल जीरो हो जाएगी। आपको कुछ नहीं पे करना होगा इसके बाद। तो इसका मतलब ये होगा, अब ये जो 8 लाख आपको पे करना है, यही आपका सब टोटल का अमाउंट आना चाहिए। ठीक है, यही आपका सब टोटल का ही अमाउंट आना चाहिए, क्योंकि जितना सब टोटल है उसमें से इंस्टॉलमेंट माइनस होगी तो एंडिंग लायबिलिटी जीरो हो जाएगी आपकी। और ये आखिरी इंस्टॉलमेंट है, तो अब ये 8 लाख है और ये आपकी ओपनिंग है और ये आपका सब टोटल है। इन दोनों का डिफरेंस ले लो तो आपके पास इंटरेस्ट का अमाउंट आ जाएगा 85714। अच्छा सर, इसमें प्रिंसिपल हमारा कितना होगा? प्रिंसिपल वही 8 लाख में से अगर आप इंटरेस्ट का अमाउंट माइनस कर दो तो आपके पास प्रिंसिपल का अमाउंट आ जाएगा 714286। ये हमने लास्ट टाइम पढ़ा था। इसको मैंने एक दफा दोबारा से शेड्यूल बना लिया। यहाँ तक किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ लो, जिसकी पहली क्लास होगी उसको थोड़ा सा मसला हो रहा होगा, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन जिसने कल की क्लास ली है उसके लिए मेरे मेरा नहीं ख्याल कि उसको कुछ ना कुछ यहाँ पे इश्यू होगा। कोई सवाल है तो पूछ लो, नहीं तो फिर मैं आगे चलता हूँ। हम तो भाई क्लियर है। ठीक है जी। बाकी लोगों को 2018 वाला एक्सप्लेन करो। अच्छा, 2018 वाला क्या हुआ है, जो आपका आखिरी साल होता है ना, उसमें आपको आखिरी ही इंस्टॉलमेंट पे करनी है। अब जब आपको आखिरी इंस्टॉलमेंट पे करनी है तो फिर आपकी कोई एंडिंग लायबिलिटी नहीं होती, सारी अमाउंट आप पे कर चुके हैं। तो एंडिंग लायबिलिटी को जीरो करने के लिए आप क्या करते हो, जो आपका इंस्टॉलमेंट का अमाउंट होता है उसी को आप सब टोटल का अमाउंट। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, ये 8 लाख को मैंने इंस्टॉलमेंट जो थी मेरी, इसी को मैंने क्या किया, अपना सब टोटल का अमाउंट बना। ठीक है, पहला काम तो ये किया। फिर मेरी जो ओपनिंग लायबिलिटी है उसमें से मैंने सब टोटल को माइनस किया तो मेरे पास इंटरेस्ट का अमाउंट आ, सिंपल। और वही इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट में से अगर आप इंस्टॉलमेंट माइनस कर दो तो आपके पास प्रिंसिपल का अमाउंट आ। हाँ, एंट्रीज ही करने जा रहा हूँ अभी इसके बाद। अच्छा सर, अब इसकी एंट्री क्या बनेगी? अगर हम इसकी जनरल जनरल में एंट्री बनाने की कोशिश करें तो सर हम इसकी एंट्री क्या बनाएंगे? मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले तो आप एंट्री बनाते हो कि जब आपने एसेट जो है लीज पर लिया है तो उसकी एंट्री बनती है।
आपने लीज एग्रीमेंट आपका कब हुआ है? जनवरी 3 2016 के अंदर। तो पहली एंट्री आपकी ये बनेगी जनवरी 3 2016, ये हमारी पहली एंट्री बन जाएगी। अब इस पहली एंट्री के अंदर मैंने कहा था कि जो भी आप लीज पर एसेट ले रहे होते हो तो आप उसको अपने पास एज एन एसेट रिकॉर्ड करते हो, जिसको आप नाम दे देते हो राइट ऑफ यूज का। अच्छा सर, ये राइट ऑफ यूज का अमाउंट कहाँ से आएगा? कल की क्लास में हमने ये देखा था कि जो हमारी लीज लायबिलिटी थी वही हमारा राइट ऑफ यूज था। कल की क्लास में जो हमारी लीज लायबिलिटी थी वही हमारा राइट ऑफ यूज था। लेकिन राइट ऑफ यूज के लिए मैंने आपको एक बात बताई थी, अगर हम पिछले लेक्चर्स में जाएं। एक बच्चे ने मुझसे पूछा भी था, ये देखिए, एक बच्चे ने मुझसे पूछा था कि सर आरओयू के अंदर कौन कौन सी अमाउंट होती है, क्या आरओयू हमारी लीज लायबिलिटी होती है? नहीं, मैंने कहा था नहीं। आरओयू के अंदर मैंने कहा था कि तीन चीजें शामिल होती है, एक तो प्रेजेंट वैल्यू शामिल होती है, दूसरा आपकी इनिशियल डायरेक्ट पेमेंट शामिल होती है, और एक इसके अलावा डिसमेंटलिंग कॉस्ट जो है ये शामिल होती है। ये मेरी पिछले लेक्चर में, कल के लेक्चर में बात हो चुकी है। तो अब इस क्वेश्चन के अंदर जो पिछला क्वेश्चन था हमारा, क्वेश्चन नंबर 1 था, जब हमने सॉल्व किया था तो उसके अंदर इनमें से हमारे पास सिर्फ प्रेजेंट वैल्यू अवेलेबल थी, ना ही इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट थी, ना ही डिसमेंटलिंग कॉस्ट थी। दोनों में से कोई कॉस्ट हमारे पास अवेलेबल नहीं थी। तो मैंने प्रेजेंट वैल्यू को ही अपना आरओयू कंसीडर किया था पिछले वाले क्वेश्चन के अंदर। लेकिन अब यहाँ पर हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू भी है और इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट भी है। जो आपको क्वेश्चन में साफ साफ बता रहे हैं कि आपने जो है वो इनिशियली कुछ पे किया है 12,80,000, ठीक है, 12,80,000। तो अब ये 12,80,000 आपकी इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट है, इनिशियल डिपॉजिट आपने जमा करवाया। तो अब आप क्या करोगे? अब आप ये करोगे, जो आपकी प्रेजेंट वैल्यू है वो प्रेजेंट वैल्यू आपकी थी 19,21,465, ये आपकी प्रेजेंट वैल्यू थी, प्लस 12,80,000, ठीक है। तो राउंड ऑफ अगर आप करो तकरीबन 1,465 रुपए का फर्क आ रहा है, तो आप अगर टोटल करते हो तो आपका जो एसेट राइट ऑफ यूज आ जाएगा वो आ जाएगा तकरीबन 32 लाख रुपए, 32 लाख, ठीक है। ये इसको मैंने क्या किया, राउंड ऑफ किया है। जी बेटा, इंक्रीज ही रिपीट कर रहा हूँ। 32,01,000 कुछ आ रहा है ना, 465, तो राउंड ऑफ कर दो। तो जो आपका राइट ऑफ यूज होता है, बेसिकली जो आपके एसेट की कॉस्ट होती है वही आपका राइट ऑफ यूज होता है। तो राइट ऑफ यूज हमने बनाया क्या, इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट और हमारी प्रेजेंट वैल्यू, इन दोनों को हमने क्या कर लिया, ऐड कर लिया। सर अगर डिसमेंटलिंग कॉस्ट होती तो बेटा उसको भी हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। क्वेश्चन में हमारे पास अवेलेबल नहीं है तो इस वजह से हमने उसको नहीं लिखा। तो इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट है, मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पर, ये हमारी क्या है, इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट है। इनिशियल कॉस्ट है, और साथ में ये हमारे पास क्या है, प्रेजेंट वैल्यू है। इन दोनों को हमने क्या किया, प्लस किया, तब हमारे पास राइट ऑफ यूज यानी कि आरओयू आया। अच्छा, फिर उसके बाद सर हम क्या करेंगे, उसके बाद आप करोगे लीज लायबिलिटी को क्रेडिट कर दोगे। सर लीज लायबिलिटी किस अमाउंट से क्रेडिट होगी? लीज लायबिलिटी आपकी जो क्रेडिट होगी वो क्रेडिट होगी जितनी आपकी प्रेजेंट वैल्यू थी, ठीक है। तो आपकी प्रेजेंट वैल्यू बन रही है 19,21,465, ये आपकी लीज लायबिलिटी बन रही है। तो बाकी का अमाउंट सर कहाँ चला जाएगा? बाकी का अमाउंट बैंक से चला जाएगा, क्योंकि इनिशियल डिपॉजिट जितना भी आपने दिया है वो आपने बैंक के थ्रू दिया होगा। तो इनिशियल डिपॉजिट जो है वो आपका 12,80,000, उससे आप क्या करोगे, बैंक को क्रेडिट करोगे। यहाँ तक बात क्लियर होगी? ठीक है जी। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट है। अब लीज लायबिलिटी तो हमने रिकॉर्ड कर ली, ठीक है। अब हम आ गए December 31, 2016 में। अब December 31, 2016 में क्या क्या काम करेंगे हम? जी हाँ, राउंड ऑफ किया मैंने आरओयू में।
अच्छा मैंने उल्टा लिख दिया है। सॉरी सॉरी, ठीक कर लो। ये आपकी प्रेजेंट वैल्यू थी और ये इनिशियल कॉस्ट। पढ़ाते पढ़ाते मैं जज्बाती हो जाता हूँ ना थोड़ा सा। तो ये हम क्या कर देंगे, बैंक को क्रेडिट कर देंगे, ये हमारी पूरी एंट्री बन गई। अब सर दिसंबर 31 आ गया, दिसंबर 31 को हम अपनी पहली इंस्टॉलमेंट पे करने जा रहे हैं। ठीक है, तो सर पहले इंस्टॉलमेंट पे करने जा रहे हैं और साथ में हमें इंटरेस्ट भी पे करना है। इंटरेस्ट जो सर हमें पे करना है वो हमारा सर इंटरेस्ट का अमाउंट था शेड्यूल के हिसाब से 2,30,576 रुपए। ठीक है, 2,30,576। सर ये हमारा इंटरेस्ट का अमाउंट था। तो पहले आप इंटरेस्ट को बुक करो। इंटरेस्ट के अमाउंट को बुक करो कैसे कि इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट। ठीक है सर, ये हमने बुक कर लिया। इंटरेस्ट का अमाउंट आ गया हमारा 230,576 ये सर हमारा इंटरेस्ट का अमाउंट आ गया। ये हमने अभी इंटरेस्ट की लायबिलिटी जनरेट की है। अब हम इंटरेस्ट को भी पे करेंगे और साथ साथ प्रिंसिपल अमाउंट को भी पे करेंगे। सर उसकी एंट्री क्या बनेगी, उसकी एंट्री बनेगी December 31, 2016। एंट्री बन जाएगी इंटरेस्ट पेएबल डेबिट। जब हम इंटरेस्ट को पे करने जा रहे हैं तो इंटरेस्ट पेएबल डेबिट 230,576। साथ में लीज लायबिलिटी को भी अपनी क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। अब लीज लायबिलिटी किस अमाउंट से डेबिट होगी, लीज लायबिलिटी जो पहले साल का प्रिंसिपल था, पहले साल का प्रिंसिपल ये था हमारे पास 56942, ये हमारी लीज लायबिलिटी थी। और सर हम बैंक को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। बैंक कितना इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं, हम टोटल 8 लाख का इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं। तो ये हमारी एंट्री बन जाएगी December 31 लास्ट 2016 में। तो सर एक और काम भी हम किया करते थे, जो हमने एसेट बुक किया है राइट ऑफ यूज के नाम से, ये एसेट हमारा डेप्रिशिएट भी तो होगा। ठीक है जी, हम उसको भी डेप्रिशिएट कर लेते हैं। तो उसकी एंट्री बनाएंगे December 31, 2016। अच्छा सर डेप्रिशिएट किस अमाउंट से होगा, डेप्रिशिएट के लिए आप देख लो यहाँ पर आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन क्या है, एसेट की लाइफ गिवन है, 3 साल का एग्रीमेंट है। एसेट की लाइफ नहीं बता रहे आपको। डेप्रिसिएशन का मैंने आपको रूल बता दिया था कि डेप्रिसिएशन में क्या होता है, एसेट की लाइफ गिवन हो और साथ साथ आपका लीज एग्रीमेंट जो होगा उसकी लाइफ होगी। एसेट की यूजफुल लाइफ और लीज एग्रीमेंट की यूजफुल लाइफ दोनों में से जो लोअर होगा उससे आप डेप्रिसिएशन जो है वो रिकॉर्ड करो। ठीक है, अगर एसेट की लाइफ लोअर है तो आप एसेट की लाइफ से डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करोगे। अगर आपका जो है लीज लायबिलिटी जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है उसकी लाइफ आपकी लोअर है तो आप उससे डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करोगे, यानी कि उस जो आपका आरओयू है उसकी लाइफ जो होगी लाइफ उससे क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे। एक बात मैंने आपको ये बताई। तीसरी बात मैंने ये बताई थी, अगर आपके पास बायबैक ऑप्शन है कि वही एसेट आप बाद में खरीद भी रहे हो, तो अगर आपके पास बाय बैक ऑप्शन है तो फिर आप क्या करोगे, आप एसेट को एसेट की ही लाइफ से क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे। यानी कि लेट सपोज अगर हमारा एग्रीमेंट 3 साल का है और एसेट की लाइफ जो है वो हमारी 5 साल की है, बाय बैक ऑप्शन नहीं है तो हम 3 से डिवाइड करेंगे। अगर बाय बैक ऑप्शन है तो हम 5 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये मैंने कल की क्लास में आप लोगों को बता दिया था। तो सर अब यहाँ पर तो सिर्फ एग्रीमेंट की लाइफ दी हुई है, तो ठीक है भाई, एग्रीमेंट की लाइफ दी हुई है तो आप एग्रीमेंट से डिवाइड कर दो। एंट्री मैंने आप लोगों को बताई थी कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट करोगे। और मैंने कहा था एसेट को आप क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे। अच्छा कल एक मोहतरमा थी हमारे साथ, ये अभी भी पता नहीं है कि नहीं है, नाम उनका मुझे याद नहीं है। वो कह रही थी कि सर हमने सीए की बुक से पढ़ा है कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट होगा और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट होगा।
आप यहाँ पर एसेट को क्रेडिट कर रहे हैं, यानी कि आरओयू को क्या कर रहे हैं, क्रेडिट कर रहे हैं। दोनों चीजें एक्सेप्टेबल है। आप चाहो तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को क्रेडिट कर दो, चाहो तो आप आरओयू को क्रेडिट कर दो। बेहतर ये है कि आप आरओयू को क्रेडिट कर दो। ठीक है। तो अब इसमें हमारे पास जो है एसेट था 32 लाख का। लीज एग्रीमेंट जो है वो 3 है। 32 लाख को अगर आप 3 से डिवाइड करते हो तो कितना आता है भाई? तकरीबन हमारे पास 10,66,667। 10,66,667। तो ये हमने पहले साल की अपनी एंट्रीज बनाई। ठीक है, मेंशन भी कर देता हूँ। आप चाहो तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट करके आप एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को भी चाहो तो क्रेडिट कर दो। 10,66,667। 10,66,667। ठीक है। तो दोनों में से लेकिन बेहतर तरीका ये है, जैसे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, कि आप आरओयू को क्या करो, क्रेडिट। यहाँ तक कोई सवाल? पहला साल इस तरीके से रिकॉर्ड हुआ, दूसरा साल भी इसी तरीके से रिकॉर्ड होगा, तीसरा साल भी इसी तरीके से रिकॉर्ड होगा। ठीक है। कोई इसके अंदर नई चीज नहीं आएगी। ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी। तो ये बच्चों हमने क्या कर लिया, इसको रिकॉर्ड कर लिया और पहली एंट्री बना ली। बिल्कुल ऐसे ही जो है वो लेसी की बुक में से भी एसेट क्या हो जाए, खत्म हो जाए। देखो अब इसमें ये होता है कि जब आप ये वाला मेथड अप्लाई करते हो ना, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वाला, इसमें फिर बताऊं क्या करना होता है आपको। फिर एट द एंड ऑफ लीज एग्रीमेंट, जब आप एसेट को ट्रांसफर कर रहे होते हो लेसर के पास, क्योंकि लीज एग्रीमेंट तो खत्म हो जाता है, वो लेसर आता है, वो कहता है, दरवाजा खटखटाता है, वो कहता है भाई मेरा एसेट मुझे वापस कर दो। तो फिर ऐसी सिचुएशन के अंदर जब आप एसेट वापस कर रहे होते हो ना, तो फिर आप एंट्री एंड में ये बनाते हो, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जितना भी होता है उसको डेबिट करके आरओयू को क्या कर देते हो, क्रेडिट। जी, एक एक्स्ट्रा एंट्री बन जाएगी यहाँ पर। एट द एंड ऑफ लीज पेमेंट, कि आप जितना भी आपका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होगा वो डेबिट करके आरओयू को क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे। तो वही काम मैं हर साल करता हुआ आ रहा हूँ, तो एक्स्ट्रा काम क्यों करूँगा? नहीं, देखो, एक्सपेंस के साथ शायद भाई लीज लायबिलिटी को क्रेडिट नहीं करोगे, ये बहुत बड़ा भंड हो जाएगा। देखो, लीज लायबिलिटी आप ऑलरेडी, जब आपने लीज एग्रीमेंट साइन किया, तो आप लीज लायबिलिटी ऑलरेडी क्रेडिट कर चुके हो पहली एंट्री के अंदर। तो दोबारा से क्यों क्रेडिट कर रहे हो? डबल हो जाएगी ना एंट्री पे। एक दफा ऑलरेडी लीज लायबिलिटी जो है वो रिकॉर्ड हो चुकी है, तो दोबारा से उसको रिकॉर्ड नहीं करना, अब उसकी हमने पेमेंट करनी है बस। तो अब लीज लायबिलिटी हमेशा डेबिट ही होगी क्योंकि हम पेमेंट कर रहे हो। ठीक है जी। अब ये हो गया, अब हम इसकी ना एमसीक्यूज पे चलते हैं। इसी सीए की बुक थी, आप लोगों को मैंने रेफर भी की थी, मैंने ग्रुप में बुक्स जो है वो शेयर कर दी। अब हम कुछ उसकी एमसीक्यूज कर लेते हैं। अच्छा, लास्ट एंट्री दोबारा एक्सप्लेन कर दूं? मैं ये बता रहा हूँ लास्ट एंट्री के अंदर। देखो, मैं एंट्री ये कह रहा हूँ कि आप डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट करो, आरओयू क्या करो, क्रेडिट करो।
तो इससे ये होगा, हर साल आपका एसेट जो है, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन यानी कि बैलेंस शीट से क्या होता रहेगा, कम होता रहेगा। आरओयू क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, आरओयू क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, आरओयू क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। 3 साल जो है वो आपका लीज एग्रीमेंट था, और 3 साल के अंदर अंदर आपने एसेट को डेप्रिशिएट करके अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट से निकाल दिया। तो पहला केस है। दूसरे केस में क्या है कि हम आरओयू को क्रेडिट नहीं कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट कर रहे हैं, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट कर रहे हैं, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट कर रहे हैं, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट कर रहे हैं। तो इस एंट्री से एसेट एसेट के ऊपर तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा ना, एसेट तो उसी अमाउंट से ही हमारे पास शो हो रहा है। हम एसेट की जगह पर क्या कर रहे हैं, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को क्रेडिट कर रहे हैं। तो एट द एंड ऑफ लीज एग्रीमेंट आप क्या करोगे, जितना एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आपने क्रेडिट कर दिया है पिछले 3 सालों में, उनके अमाउंट को ऐड करके एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को डेबिट कर दोगे, और आरओयू आपका जो एसेट है उसको क्रेडिट कर दोगे। ठीक है जी। तो वो एक एक्स्ट्रा एंट्री बन जाएगी अगर आप एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करते हो। अच्छा जी। अच्छा, अब हम आते हैं उसकी तरफ, अपनी एमसीक्यूज की तरफ। एक मिनट बुक ओपन कर लूँ मैं अपने पास। ये एमसीक्यूज जो है वो मैंने शेयर किए थे, एमसीक्यूज ने बुक शेयर की थी आप लोगों के साथ ग्रुप में। जी तो भाई एमसीक्यूज नंबर 1 है, देखो आसान एमसीक्यूज है, इतनी मुश्किल नहीं। अब तक जितने हमने पढ़ लिया ना उससे रिलेटेड हम एमसीक्यूज करेंगे, ठीक है, जितना अब तक हमने पढ़ लिया है उससे रिलेटेड हमने एमसीक्यूज करनी है। एमसीक्यूज नंबर 1 आ रही है आपके पास, वो आपको कह रहे हैं कि ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 30 सितंबर 2014 एन एंटिटी इंटर्ड इनटू टू लीज ट्रांजैक्शन। अच्छा, अब वो आपको बता रहे हैं कि दो लीज की ट्रांजैक्शन के अंदर इन्वॉल्व हो रही है एक कंपनी। अच्छा, यहाँ पर आप देखिएगा, गौर से सुनिएगा, ट्रांजेक्शन दो हैं। यहाँ पे कंसेप्ट जो है वो क्लियर होगा आप लोगों का इस एमसीक्यूज के अंदर। एमसीक्यूज नंबर 1 मैं डिस्कस ही इस वजह से कर रहा हूँ उसको। ऑन 1 अक्टूबर 2013 द एंटिटी मेड अ पेमेंट ऑफ 9 lakh, being the first of 5 equal annual payment under a lease for an item of plant। ठीक है। अब वो आपको कह रहे हैं कि 1 अक्टूबर 2013 को द एंटिटी ने मेड अ पेमेंट ऑफ रुपीज 9 लाख, 9 लाख 9 लाख की इन्होंने पेमेंट की है, बीइंग द फर्स्ट ऑफ द 5 equal annual payment under the lease for an item of plant। ठीक है। द लीज हैज एन इम्प्लिसिट इंटरेस्ट रेट ऑफ 10%। ठीक है जी। वो कह रहे हैं कि इम्प्लिसिट रेट कितना है, 10% है। And the present value of total lease payment on 1st October 2013 was 37,52,879। ये प्रेजेंट वैल्यू उन्होंने आपको निकाल के दे दिया, अब आपको फॉर्मूला लगा के निकालने की जरूरत नहीं है। ये पहली ट्रांजेक्शन थी। अब ट्रांजेक्शन नंबर 2 में वो आपको कह रहे हैं ऑन 1st Jan 2014 द एंटिटी मेड अ पेमेंट ऑफ 1,80,000 फॉर अ 1 year लीज ऑफ एन आइटम ऑफ इक्विपमेंट। कह रहे हैं कि 1 year लीज है, यानी 1 साल के लिए इन्होंने इक्विपमेंट लीज पर लिया है, और इन्होंने जो पेमेंट की है वो की है 1,80,000। 1 जनवरी को इन्होंने पेमेंट कर दी। What amount in total would be charged to equity statement of profit or loss for the year ended 30th September 2018 in respect of the above transaction? बहुत आसान क्वेश्चन। तो आपसे ये पूछ रहे हैं कि बताओ कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर आप क्या चार्ज करोगे। अब हमें कंसेप्ट क्लियर है कल की क्लास से कि सर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर हम लेके जाते हैं डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, सर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर हम लेके जाते हैं इंटरेस्ट एक्सपेंस। इसके अलावा सर लीज लायबिलिटी हमारी जाती है बैलेंस शीट के अंदर। इसके अलावा आरओयू जाता है हमारा बैलेंस शीट के अंदर। तो ये तो हमें क्लियर है
कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर दो चीजें जाएंगी। एक हमारा जाएगा पहले साल का जो इंटरेस्ट है वो, और सर दूसरा हमारा जाएगा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। अब पहले ट्रांजेक्शन को, फर्स्ट ट्रांजेक्शन को हम सॉल्व करें। 9 लाख रुपीज ये पे कर रहे हैं, और इन्होंने जो पे किया है ये कब पे किया है? अच्छा, जो इंस्टॉलमेंट होती है ना वो दो तरह से पे की जाती है। एक होता है ईयर एंड पे आप पे करते हो, एक होता है ईयर स्टार्ट से ही आप पे करना शुरू करते हो। ठीक है, आपने अगर इंस्टॉलमेंट में कभी आपका पाला पड़ा हो, कोई चीज आपने इंस्टॉलमेंट पे ली हो, जो बंदा आपको इंस्टॉलमेंट पे चीज दे रहा होता है, तो आपका ये मुआयदा होता है या तो आप मंथ एंड पे या ईयर एंड पे आप उसको पेमेंट कर रहे होगे, या ईयर स्टार्ट पे आप क्या कर रहे होगे, पेमेंट कर रहे हो। तो ये जो कहानी है वो बता रहे हैं आपको, ऑन 1 अक्टूबर 2013 द एंटिटी मेड अ पेमेंट ऑफ ₹9 लाख। इन्होंने जो पेमेंट की है ये 1 अक्टूबर 2013 के अंदर पेमेंट की है, और इनका जो ईयर एंड हो रहा है वो September 30 2014 के अंदर एंड हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो इंस्टॉलमेंट इन्होंने पे की है 9 लाख की, ये इन्होंने शुरू की पे की है या एंड में पे की है? पहले तो ये बात मुझे बताओ। इंस्टॉलमेंट ये शुरू में पे कर रहे हैं या एंड में पे कर रहे हैं? स्टार्ट में पे कर रहे हैं, बात ही खत्म हो गई सर, स्टार्ट में पे कर रहे हैं। ठीक है जी, ठीक है जी सर, स्टार्ट में पे कर रहे हैं, गुड हो गया जी। ठीक है, अंडर अ लीज फॉर एन आइटम। अब फिर उसके बाद आगे कह रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट कितना है, 10% है। एंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द टोटल लीज पेमेंट ऑफ 1 अक्टूबर 2013 was 37,52,879। वो कह रहे हैं कि जो प्रेजेंट वैल्यू है वो कितनी है, 37,52,879। देखो ये जो आपकी है 37 लाख, और कोई इनिशियल कॉस्ट भी नहीं है। 37,52,879 है सर। और जो लीज एग्रीमेंट था वो हमारा कितना था भाई, कितने साल का था? 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट, यानी कि 5 साल का होगा। इसको आप कर दो, किससे डिवाइड बाय 5 कर दो, आपके पास आ जाएगा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। पहली चीज तो ये आ गई। जी जी बिल्कुल, एमईटी ड्यू कहते हैं, इस पे ये फॉर्मूला लगता है, लेकिन अभी लगाने की जरूरत नहीं है ना, प्रेजेंट वैल्यू दे दी है। तो पहला तो आ गया हमारे पास सर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। ठीक है जी। अच्छा सर, हमारी जो लीज पेमेंट की लायबिलिटी थी वो थी सर हमारी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। सबको क्लियर हो गया? देखो 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट है, बीइंग द 5 ऑफ इक्वल एनुअल पेमेंट। अच्छा हाँ, एसेट की लाइफ कितनी हो जाएगी, लीज टर्म की 4 हो जाएगी। और फिर लीज पेमेंट जो है वो आपकी है 37,52,879। ये आपकी लीज पेमेंट है। इसके ऊपर आप इंटरेस्ट पे करोगे कितना, 10% का, तो ये आपका इंटरेस्ट एक्सपेंस आ जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर हुई कि इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना आएगा, जो हमारी लीज लायबिलिटी है उसके ऊपर हम 10% अप्लाई कर देंगे तो हमारा इंटरेस्ट एक्सपेंस आ जाएगा। आरओयू निकालने की जरूरत ही नहीं है ना, जो आपकी लीज लायबिलिटी होगी उसको आप डिवाइड कर दो, या इसमें हाँ मेरे ख्याल में 9 लाख ऐड होगा। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट।
सही कर रहा था यार, आपने हमें बिना वजह गलत करवा दिया। अब दोबारा से सुनो भाई। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो है वो 5 पर आएगा। 5 साल की इंस्टॉलमेंट है ना, शुरू से ही पे करो, लेकिन 5 साल तक पे करोगे ना, 5 इंस्टॉलमेंट है। तो 5 साल आपका एसेट जो है वो डेप्रिशिएट होगा, तो डिवाइडेड बाय आप 5 करोगे। और इंटरेस्ट एक्सपेंस जो है वो आपका, वो आ जाएगा। टोटल लीज लाइबिलिटी थी आपकी 37,52,879, जिसमें से आप फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हो अपनी 9 लाख की। वो माइनस कर दोगे, जो अमाउंट आएगा उसके ऊपर आप 10% रेट अप्लाई करोगे, तो आपके पास आ जाएगा इंटरेस्ट एक्सपेंस। फर्स्ट ईयर इंटरेस्ट पे नहीं करते, लेकिन इंटरेस्ट एक्सपेंस काउंट करते हैं, ये बात याद रखिएगा। देखो, ऑब्वियस सी बात है, आप जब पहली इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हो वो जनवरी 1 को पे कर रहे हो, या डेट इन्होंने आपको बताई हुई है कि आप पे कर रहे हो कब, 1 अक्टूबर 2013 में आप पहली इंस्टॉलमेंट पे कर, ठीक है। फिर उसके बाद जब आप दूसरी इंस्टॉलमेंट पे करोगे, वो कब पे करोगे, 1 अक्टूबर 2014 के अंदर आकर आप दूसरी इंस्टॉलमेंट पे करोगे। पूरा 1 साल तो है ना जिसमें आपकी लीज लायबिलिटी है, उस साल का इंटरेस्ट एक्सपेंस काउंट होगा, भले उसकी जो पेमेंट हो रही होगी वो अगले साल शुरू में जाकर इंटरेस्ट एक्सपेंस की पेमेंट हो रही होगी, लेकिन उस साल का एक्सपेंस आप लाजमी काउंट करोगे एक्रूड इंटरेस्ट के नाम से। मतलब आप एंट्री बना दोगे, जैसे अभी मैंने आप लोगों को एंट्री बताई थी ना, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और इंटरेस्ट पेबल क्रेडिट, पहले मैं ये एंट्री बनाता था, अभी हमने जो क्वेश्चन किया। फिर उसके बाद उसी वक्त में एंट्री बनाता था इंटरेस्ट पेबल को डेबिट करके, और बैंक को मैं क्या कर देता था, क्रेडिट, क्योंकि उसी टाइम December 31 को हम इंस्टॉलमेंट पे कर रहे होते। मतलब इंटरेस्ट तो बुक होता था, लेकिन पेमेंट भी उसी टाइम हो रही होती थी। यहां पर ये हो रहा है क्योंकि आप अगले साल के शुरू में जाकर इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हो, तो जो पूरा साल आपने गुजारा है, पहला साल जो आपने गुजारा है, तो ऑब्वियस सी बात है उसके ऊपर भी तो इंटरेस्ट पे करना है ना। लेकिन उसकी पेमेंट जो है वो आप बाद में कर रहे हो, एक्सपेंस आप रिकॉर्ड करोगे उस साल का, ठीक है। तो 9 लाख मैंने माइनस कर दिए जो मेरी लीज लायबिलिटी बन रही थी उसमें से, क्योंकि मैं 9 लाख रुपए में पे कर चुका हूँ। बाकी का जो अमाउंट है वो पूरा साल मेरी एक लायबिलिटी रहेगी, उसके ऊपर मैं क्या करूंगा, 10% रेट अप्लाई करूंगा। तो जो अमाउंट आएगा वो मेरे पास क्या होगा, इंटरेस्ट एक्सपेंस का होगा। तीसरी एक और चीज, ये बात क्लियर होगी, दोनों चीजें। नहीं बात क्लियर। आरओयू वाला कंसेप्ट, आरओयू वाला कंसेप्ट यही है कि जो आपकी लीज लायबिलिटी है, वही क्या होता है, आपका आरओयू होता है। हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था ना, उसमें क्या था, उसमें इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट नहीं थी, यहाँ पर भी इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट नहीं है, तो जो हमारी लीज लायबिलिटी है वही हमारा क्या बन जाएगा, आरओयू बन जाएगा। तो लीज लायबिलिटी जो थी उसको मैंने आरओयू कंसिडर किया और डिवाइड बाय 5 कर दिया। सिंपल। आरओयू के अकॉर्डिंग फर्स्ट पेमेंट ऐड करेंगे, 1 मिनट, इंटरेस्ट एक्सपेंस भी आरओयू के अकॉर्डिंग फर्स्ट पेमेंट ऐड करेंगे। जी बेटा, आरओयू का अकाउंटिंग जो है वो तो ऑब्वियस सी बात है, फर्स्ट पेमेंट तो ऐड होगी। इनिशियल जो आप पेमेंट कर रहे हो वो आपके एसेट का पार्ट है ना, आप शुरू में पे कर रहे हो, तो वो इनिशियल जो आपकी पेमेंट होती है वो तो आपके आरओयू के अंदर जाती ही जाती है। आरओयू आपका टोटल होता है, जितना आपका टोटल अमाउंट, ठीक है। फिर उसके बाद जो है वो आप जितना जितना पे करते रहते हो, लायबिलिटी आपकी कम हो जाती है। इंटरेस्ट एक्सपेंस का दोबारा सुन सुन लो। इंटरेस्ट एक्सपेंस हमेशा याद रखिएगा, पहले साल, पहले साल आपका जब आपकी लीज लायबिलिटी एक क्रिएट हो गई है, ठीक है, आपका उससे एक एग्रीमेंट हो चुका है कि आपने उसको पेमेंट करनी है 5 सालों के अंदर। भले आप इनिशियली पे कर रहे हो, आपने 9 लाख रुपए इनिशियली पे कर दिया, ठीक है, लेकिन
बाकी की जो 4 इंस्टॉलमेंट है वो तो आपके लिए एक लायबिलिटी है ना। अब उस लायबिलिटी के ऊपर आपने इंटरेस्ट पे करना है। तो पहले साल कितना इंटरेस्ट पे करोगे? 10% इंटरेस्ट पे करोगे। जो आपकी टोटल लायबिलिटी है उसमें से जो आपने इनिशियली अमाउंट पे कर दिया 9 लाख, उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट पे नहीं करना, क्योंकि वो तो आप इनिशियली ही पे कर रहे हो। तो उसको मैंने क्या कर दिया, सिंपली माइनस कर दिया। तो बाकी की जो रिमेनिंग लायबिलिटी है उसके ऊपर मैं 10% का रेट अप्लाई करके इंटरेस्ट एक्सपेंस अपना उस साल दिखाऊंगा। भले मैं पेमेंट जो है वो क्या कर रहा हूँ, अगले साल कर रहा हूँ, लेकिन इस साल तो अपना एक्सपेंस तो दिखाना ही है ना मैंने। जी, तो उसको ऐड करके फिर यू के बाद डेप्रिसिएशन निकाल, नहीं बेटा ऐड नहीं करेंगे। ऐड नहीं करेंगे, दोबारा सुन लो। ऐड इस वजह से नहीं करेंगे, ऑलरेडी इंक्लूडेड है 9 लाख। देखो इंटरेस्ट एक्सपेंस करते वक्त 9 लाख रुपए में क्या कर रहा हूँ, माइनस कर रहा हूँ। इसका मतलब है जी, जो टोटल लाइबिलिटी थी, मतलब जो टोटल लाइबिलिटी थी वो मेरा आरओयू था। अब जब मैंने पहली इंस्टॉलमेंट पे कर दी, वो 9 लाख रुपए मैंने क्या कर दिए, माइनस कर दिए, पहले साल पे कर दिए, तो वो उसको मैंने लाइबिलिटी दिखाकर उसके ऊपर मैंने 10% का रेट अप्लाई किया। इसका मतलब यहां से ये बात जाहिर हो रही है, जो मेरी टोटल लाइबिलिटी है उसमें 9 लाख रुपए शामिल है। तो अब मैं दोबारा से ऐड नहीं करूंगा उसको। क्लियर है? देखो, इसको इस तरीके से समझो। जनवरी 1 2013 में आपकी लाइबिलिटी स्टार्ट हो गई है 37,52,879, ये आपकी टोटल लाइबिलिटी। ठीक है। अच्छा सर, ये हमारी टोटल लाइबिलिटी है, तो टोटल लाइबिलिटी का मतलब ये हमारा क्या बन जाएगा, आरओयू बन जाएगा, क्योंकि इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट तो है नहीं। अब इसमें से आप 9 लाख रुपए शुरू में ही क्या कर रहे हो, पे कर रहे हो। 9 लाख रुपए आपने पे कर दिए, जो आपने शुरू में ही पे कर दिए उसके ऊपर तो कोई इंटरेस्ट नहीं है। बाकी की जो रिमेनिंग होगी वो कितनी होगी, 37,52,879 -9। ये आपका बन जाएगा 28,52,879। ये आपकी रिमेनिंग लायबिलिटी है जो पूरा साल आपके पास चलेगी। ठीक है, क्योंकि अब इसमें से जो आप पे करोगे वो अगले साल 2014 में जनवरी 1 को पे करोगे। तो ये पूरे साल की तो आपकी लायबिलिटी है। अब इसके ऊपर आप क्या करोगे, अपना 10% का रेट अप्लाई करोगे। तो आपके पास आ जाएगा 28,52,888। ये आपका इंटरेस्ट एक्सपेंस आ जाएगा। ठीक है। और वो जो आपकी टोटल लायबिलिटी है उसको आप डिवाइड कर दो 5 से, तो आपके पास डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ जाएगा। हाँ, एनईटी 2 का इसके बाद हमने क्वेश्चन करना है। बिल्कुल करना है। अच्छा, वो क्वेश्चन करेंगे तो और ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। यहाँ तक बात क्लियर हो गई? अच्छा, अब जो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है, ये तो हमारी फर्स्ट ट्रांजेक्शन थी, इसमें से हमने दो एक्सपेंसेस जो है वो निकाल ली। अब थर्ड सेकंड ट्रांजेक्शन पे आओ। यहाँ पे कह रहे हैं कि ऑन 1 Jan 2014 द एंटिटी मेड अ पेमेंट ऑफ ₹1,80,000 फॉर 1 year लीज ऑफ एन आइटम ऑफ इक्विपमेंट। उसने 1 साल की लीज पेमेंट की है 1,80,000। ये क्या चीज है भाई? ये क्या है? असल इस एमसीक्यू को करवाने का मकसद ये वाला है। एक्सपेंस कर देंगे, क्यों एक्सपेंस कर देंगे भाई? क्यों कर देंगे एक्सपेंस? ऑपरेटिंग लीज एक्सपेंस आउट क्यों कर देंगे, क्या रीजन है? अच्छा, ऑपरेटिंग लीज का कोई कंसेप्ट नहीं है, एक बात याद रखिएगा। आईएफआरएस के अंदर जो आपकी मैंने बताया भी था शुरू में, कि दो तरह की लीज होती है। एक होती है सिंप्लीफाइड लीज और एक होती है आपकी जर्नल लीज।
जितने भी लीज एग्रीमेंट हैं वो कहाँ काउंट करते हैं, आपके जर्नल लीज के अंदर काउंट करते हैं। जो आपके सिंप्लीफाइड लीज, जो आपका सिंप्लीफाइड मेथड होता है या सिंपल मेथड जो होता है आपका, उसके अंदर वो लीज एग्रीमेंट जाते हैं जिनका टाइम पीरियड 12 महीने यानी कि 1 साल का होता है, या उनका अमाउंट बहुत ही ज्यादा मिनिमम हो। ठीक है, तो ये जो सेकंड ट्रांजेक्शन है, सेकंड ट्रांजेक्शन जो है इसका जो टाइम पीरियड है वो 1 ईयर यानी कि एक 12 महीने का है। तो ये आपका जो है उसके अंदर जनरल लीज के अंदर काउंट नहीं होगा, बल्कि ये किसके अंदर काउंट हो जाएगा, सिंप्लीफाइड लीज के अंदर काउंट हो जाएगा। और सिंप्लीफाइड लीज के अंदर मैंने आपको ये बताया था कि जो भी आप पेमेंट कर रहे होगे उसको आप रेंट एक्सपेंस या एक्सपेंस आउट करो। ठीक है, अब ये जो आप पेमेंट कर रहे हो 1,80,000 की, और जो आपका एग्रीमेंट है वो 1 ईयर का है। अब जब आपका एग्रीमेंट 1 ईयर का है तो ये किस में आ जाएगा, सिंप्लीफाइड में आ जाएगा। और सिंप्लीफाइड के अंदर आप क्या करोगे, सिंप्लीफाइड के अंदर, सिंप्लीफाइड के अंदर इस 1,80,000 को आप क्या दिखाओगे, एक्सपेंस दिखाओगे। लेकिन ये जो आप पेमेंट कर रहे हो ये कब कर रहे हो, जनवरी 1 2014 के अंदर पेमेंट कर रहे हो। और आपका ईयर एंड कब हो रहा है, सितंबर 2014 में, यानी कि 9 मंथ्स का आपका रेंट एक्सपेंस आएगा। 1,80,000 पूरे साल की आपने पेमेंट की है, लेकिन आपका जो ईयर एंड हो रहा है वो September 30 को हो रहा है, तो इसको आप 9/12 कर दोगे तो ये आपका रेंट एक्सपेंस आ जाएगा। तो बस एक बात याद रखिएगा, अगर ऐसा कोई एग्रीमेंट है जो 1 साल का है उसको हम अपनी जनरल लीज के अंदर नहीं लेके जाते, बल्कि उसको हम कहाँ लेके जाते हैं, अपने रेंट एक्सपेंस के। बिल्कुल बिल्कुल सही, वही बेटा आपने बिल्कुल सही बताया। बाकी सबको क्लियर हुआ ये रेंट एक्सपेंस वाली कहानी। बिल्कुल उसी ईयर आप एक्सपेंस आउट कर देते हो, एसेट बनाने की जरूरत ही नहीं है ना। देखो आरओयू होता है आपका नॉन करंट एसेट, और नॉन करंट एसेट की डेफिनेशन ही क्या है, नॉन करंट एसेट की डेफिनेशन ये है कि भाई वो साल से ज्यादा चलता है। ठीक है, अब ये जो आपका लीज एग्रीमेंट है ये साल के अंदर अंदर खत्म हो रहा है, तो आप इसको नॉन करंट एसेट के अंदर दिखा ही नहीं सकते। हाँ, इसकी कैलकुलेशन करेंगे, जो भी अमाउंट होगा वो ऑप्शन सी होगा, या जो भी अमाउंट आ रहा होगा ऑप्शन सी में ऑप्शन सी होगा। ठीक है, और दूसरी बात मैं आप लोगों को बार बार ये बता रहा हूँ, ऑपरेटिंग लीज अब नाम नहीं है। ऑपरेटिंग लीज आपका नाम नहीं है, ये कहीं पर भी चेक कर लो। ऑपरेटिंग लीज पहले हुआ करता था IS 16, IS 17 या 16 जो आपका लीज का था, वो अब खत्म होकर IFRS 16 में आ चुका है। तो अब हम इसको जर्नल लीज और सिंप्लीफाइड लीज का नाम देते हैं, ऑपरेटिंग लीज का नाम नहीं देते। टीचर समझाने के लिए बता देते हैं, पेपर 3 घंटे का होगा। अच्छा जी, इसके ऊपर तो हमने कैलकुलेशन कर ली, अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट। बस एक बात याद रखिएगा कि जब भी आप एडवांस में पेमेंट कर रहे होगे तो जो भी आपकी वैल्यू होगी टोटल आरओयू की, उसमें से आपने एडवांस पेमेंट या एडवांस इंस्टॉलमेंट जो है वो माइनस करके फिर इंटरेस्ट का रेट अप्लाई करना है। ठीक है, एक तो इसमें ये बात पता लगी, और वो हम एडवांस पेमेंट वाला क्वेश्चन करेंगे तो हमें और ज्यादा क्लियर होगा। अब आ जाओ नेक्स्ट एमसीक्यूज में। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे क्वेश्चन से रिलेटेड है जो हमने अभी अभी किए हैं क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बता रहे हैं कि जीटा लिमिटेड entered into a 5 year lease agreement on 1st November 2012। 1st November 2012 पर ये एक एग्रीमेंट के अंदर इंटर हो रहे हैं, पेइंग ₹1,09,750 पर एनम, कमेंसिंग ऑन 31st October 2013। ठीक है, अब ये जो पेमेंट कर रहे हैं वो 1,09,750 रुपए की पेमेंट कर रहे हैं, लेकिन ये पेमेंट कब कर रहे हैं, एट द एंड ऑफ द ईयर। मेंशन कर दिया है कमेंसिंग ऑन 31st October 2013, मतलब ये हमारे वाले क्वेश्चन है जो अभी हमने किए हैं, इनिशियल वाले नहीं है। पेमेंट जो हो रही है वो कब हो रही है, ऑर्डिनरी हो रही है, यानी कि
साल के एंड में हो रही है। ठीक कह रहे हैं द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द लीज पेमेंट वाज 4,50,000। प्रेजेंट वैल्यू आपको निकाल के दे दी, आपका सर दर्द नहीं है प्रेजेंट वैल्यू निकालना। एंड द इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज वाज 7%। इंटरेस्ट रेट आपका कितना है? 7% है। व्हाट इज द अमाउंट टू बी शोन विद इन नॉन करंट लायबिलिटीज एट 31 अक्टूबर 2013। अपनी नॉन करंट लायबिलिटीज के अंदर यानी कि लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज के अंदर, कल मैंने बताया था कि जब आप पूरा एक चार्ट बना लेते हो तो उसके अंदर मैंने बताया था कि कुछ आपका पोर्शन जो है वो करंट लायबिलिटी में जाता है और कुछ आपका पोर्शन जो है वो नॉन करंट लायबिलिटी में जाता है। तो वो आपसे ये पूछ रहे हैं 2013 के अंदर आपकी नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर कितना पोर्शन जो है वो शो होगा। तो उसके लिए वही हमें क्या करना पड़ेगा, एक चार्ट बनाना पड़ेगा। और ईयर एंड है, ईयर एंड वाला चार्ट हम लोगों ने सीखा हुआ है, अभी अभी हमने एक क्वेश्चन भी किया है कि कितने साल का है भाई, कर लेते हैं इसको। कितनी पेमेंट है? 5 इयर्स लीज, अच्छा 5 साल का। 1 2 3 4 एंड 5, 5 साल का है। और ओपनिंग लायबिलिटी जो है वो हमारी कितनी होगी? 4,50,000। ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू उसने दे दी हमें। और इंटरेस्ट रेट कितना है? रेट है हमारे पास 7%। और फिर उसके बाद 4,50,000 का 7% निकालो, कितना आ रहा है? जल्दी जल्दी करो। तो 4,50,000 का 7% आ जाएगा 31,500। अच्छा सर, फिर उसके बाद क्या करते हैं हम? सब टोटल करते हैं। सब टोटल हो जाएगा 481,500 का। ठीक है जी। अच्छा, फिर उसके बाद जो है वो आपकी इंस्टॉलमेंट आ जाएगी। इंस्टॉलमेंट का अमाउंट जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? वो उसने बता दिया आपको, 109,750। और फिर उसके बाद जो है आपके पास क्या आ जाएगा? एंडिंग। एंडिंग कितना हो जाएगा? 37,1,750। ये एंडिंग कैसे आया? हमने इंस्टॉलमेंट के अमाउंट को माइनस कर दिया सब टोटल में से। प्रिंसिपल निकाल लेंगे अब हम। अच्छा सर, प्रिंसिपल आ जाएगा हमारे पास 78,250। अच्छा, ये चार्ट समझाने की जरूरत तो नहीं है ना, ये अभी हमने किया हुआ है। जी, वो तो मुझे भी पता है, लेकिन हम सॉल्व करेंगे तो क्लियर होगा ना। अब हमारी एंडिंग वही आ जाएगी 37,1750। ठीक है, अब रेट निकालने इसके ऊपर, तो रेट आ जाएगा इंटरेस्ट रेट आपका 26,023। आप लोग भी अपने पास सॉल्व करो। 399,39,777 3। और फिर उसके बाद जो है वो इंस्टॉलमेंट आ जाएगी 109,750। एंडिंग लायबिलिटी हो जाएगी आपके पास 288,023। आप लोग भी अपने पास सॉल्व करो, देखो मैंने सॉल्व किया हुआ है अपने पास, लेकिन मैं खुद आप लोगों के लिए दोबारा से सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, तो आप लोग भी खुद अपने पास सॉल्व करो, एक दफा प्रैक्टिस हो जाएगी। फिर उसके बाद थर्ड पे आ जाओ। 288,023 आपकी लायबिलिटी। इंटरेस्ट अप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 20162। सब टोटल आ जाएगा आपके पास 308,185। अच्छा, फिर इंस्टॉलमेंट वही आ जाएगी 109,750। और फिर उसके बाद 19,843,5। अच्छा, फिर उसके बाद आ जाएगा 89,588,4
यहाँ हमारे पास आ जाएगा 198,435,138,9 0। फिर उसके बाद 212,325। उसके बाद 10,9,750, 10,257,5,9,5,8,6 0। फिर उसके बाद आ जाएगा 10,255,7,180, 10,9,750, ये 10,9,750 एंड 0 हो जाएगा, और प्रिंसिपल अमाउंट हो जाएगा 10,257,5। अच्छा, ये मैंने सॉल्व कर दिया पूरा। मैच कर लो आप लोग अपने पास। तो ये लेक्चर आपके चैनल पे कब तक अपलोड हो जाएगा बेटा? 1 से 2 दिन लग जाएंगे, क्योंकि अभी पिछले लेक्चर्स भी पेंडिंग में। एक लेक्चर अपलोड होने में तकरीबन 2 से ढाई घंटे लग जाते हैं। तो डेली बेसिस पे मैं कोशिश करता हूँ कि एक लेक्चर अपलोड कर दूँ। तो अभी 2 लेक्चर हमारे ऑलरेडी पेंडिंग में, ये तीसरा आ जाएगा पेंडिंग में। अच्छा, अब सुन लो भाई, सुन लो सारे बच्चे, जल्दी जल्दी सुन लो कि सर उसने लॉन्ग टर्म लायबिलिटी पूछा था। कब की लॉन्ग टर्म लायबिलिटी पूछा था? December 31, 2013 की हमारी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी पूछा था। ठीक है, तो सर यहाँ पर December 31, 2013 है, स्टैंड कर रहे हैं। अब इसके लिए सर ये जो अमाउंट है हमारा, ये जो अमाउंट है, ये हमने 31, 2014 में पे करना है। तो ये तो हमारे लिए करंट लायबिलिटी हो गया। ठीक है, और सर ये जो अमाउंट है ये हमने 2014 के बाद अगले सालों में 2015, 16 और 17, 18 में पे करना है। तो ये जो हमारा अमाउंट है ये हमारी होगी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। ठीक है, तो इसको इनका टोटल कर लोगे तो जो आंसर आ रहा होगा वो आपकी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी होगी। अगला जो वेरी नेक्स्ट ईयर होता है वो आपके लिए करंट लायबिलिटी होती है। ठीक है, और उसके बाद के जितने भी ईयर्स होते हैं वो आपके लिए लॉन्ग टर्म लायबिलिटी होती है। लेट सपोज अगर हम 2014 में स्टैंड कर रहे होते, तो 2014 के लिए स्टैंड कर रहे होते तो 2015 वाली हमारी करंट लायबिलिटी होती, और उससे अगले ईयर वाली जो है वो हमारी क्या हो जाती, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी हो जाती। बस ये आपने माइंड में रखना है कि जो हमारा करंट ईयर है उससे जो नेक्स्ट ईयर है वो हमारी करंट लायबिलिटी है, और उसके बाद वाली जितना भी प्रिंसिपल अमाउंट है वो हमारी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। ठीक है, ऑप्शन बी आ रहा है। ठीक है, कर लेंगे टोटल। मैंने वैसे भी सॉल्व किया हुआ था, तो दोबारा से सॉल्व कर दिया। आप लोग पिक्चर लेना चाहो तो इसकी पिक्चर ले लो, ये पीडीएफ में नहीं आएगा ना, क्योंकि जूम के राइटिंग पैड पे मैं सॉल्व कर। क्लियर हो गया ये वाला? सबको क्लियर हो गया ये वाला? बस दोबारा से सुन लो। जब ऑर्डनरी एन्युटी हो, ऑर्डनरी एन्युटी का मतलब क्या है? ऑर्डनरी एन्युटी का मतलब है कि आप ईयर एंड पे पेमेंट करते हो इंस्टॉलमेंट की। पहला पॉइंट ये हो गया ऑर्डनरी एन्युटी। जब सर ऑर्डनरी एन्युटी हो, जो वेरी नेक्स्ट ईयर है वो हमारे लिए करंट लायबिलिटी है, क्योंकि हमने अगले साल उसको पे करना है। और उसके बाद के जितने भी ईयर्स है वो हमारी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, ऐसे याद कर लो। दोबारा सुन लो सर, अगर ऑर्डनरी एन्युटी हो, अगर ऑर्डनरी एन्युटी हो, अगर ऑर्डनरी एन्युटी हो, अगर ऑर्डनरी एन्युटी हो, तो वेरी नेक्स्ट ईयर प्रिंसिपल, वेरी नेक्स्ट ईयर प्रिंसिपल, वेरी नेक्स्ट ईयर प्रिंसिपल, वेरी नेक्स्ट ईयर प्रिंसिपल, करंट लायबिलिटी, वेरी नेक्स्ट ईयर प्रिंसिपल, करंट लायबिलिटी। उसके बाद के जितने भी ईयर्स हैं वो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, उसके बाद के जितने भी ईयर्स है वो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, उसके बाद के जितने भी ईयर्स है वो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। ठीक है, और ये बात किसकी हो रही है? ऑर्डिनरी की। ऑर्डिनरी में क्या होता है? ईयर एंड पे इंस्टॉलमेंट पे करते हैं। वो कौन सा होता है सर? जो अब तक हमने किया है।
अब जो हमने क्वेश्चन करना है ना वो ड्यू वाला करना है। ड्यू वाला क्या होता है सर? साल के शुरू में हम पे करते हैं। वो भी हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है जी, आगे चले। तो मैं मिटा रहा हूँ। आगे आ जाओ जल्दी से, और भी एमसीक्यूज निपट जाएंगे। अब एमसीक्यूज नंबर 3 आ गया। एमसीक्यूज नंबर 3 में कह रहे हैं कि नहीं बेटा, सही था बेटा, अभी तक कल का लेक्चर अपलोड नहीं किया, तो परसों का लेक्चर भी अपलोड नहीं किया। पहले परसों का होगा फिर कल का होगा, तो इसलिए मैं कहता हूँ कोशिश करो कि आप लाइव क्लास ले लो, ज्यादा अच्छा है। हाथ के हाथ क्वेश्चंस भी सॉल्व हो जाते हैं, जो भी पूछना होता है वो हाथ के हाथ सॉल्व हो जाता है। ठीक है। अच्छा, अब आ जाओ थर्ड पे। लेकिन मेरी कोशिश रहेगी संडे तक मैं सारे लेक्चर्स जो है, मेरी जितनी भी करंट लाइबिलिटीज हैं वो अपलोड कर दूँ अपने यूट्यूब पे। और जिसने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब कर देना लाजमी। और घर में भी जो लोग हों उनसे भी कहना कि सब्सक्राइब करते हैं। फैसल भाई, ठीक है, 3 बच्चे माशाल्लाह से आपके, तीनों से सब्सक्राइब करते हैं। अच्छा, IFRS 16 है। Lease permit certain assets to be exempt from the recognition treatment for right of use asset। अभी वही बात कर रहा है जो मैंने पहले बताई थी, कि कौन से ऐसे एसेट्स हैं जिनको हम राइट ऑफ यूज नहीं बनाते। सर उसके लिए आपने ये बताया था कि 12 ईयर्स में हो और अमाउंट क्या हो, मिनिमम हो। दो कंडीशंस बताई। अब देखो, सब कंडीशंस में, सब कंडीशंस में भाई ये जो है वो आपका 24 मंथ्स का है। ठीक है, 12 मंथ्स में नहीं आ रहा। ये भी आपका 24 मंथ्स का है, ये भी आपका 24 मंथ्स का है, ये बेचारा जो है वो 12 मंथ्स का। अ न्यू मोटर व्हीकल विद अ कॉस्ट ऑफ 15 लाख लीज फॉर 12 मंथ्स। 12 महीने के लिए लिया आपने लीज पर, तो इसको आप किस पे दिखाओगे? अपने IFRS 16 के अंदर। ये राइट ऑफ यूज के अंदर नहीं जाएगा। ठीक है जी। ये आप लोगों ने फौरन से बताया इसका मतलब। अच्छा, बाकी के जो बेटा आगे के एमसीक्यूज है ना, वो आ रहे हैं ड्यू पे। ऑर्डिनरी पे नहीं आ रहे, वो आ रहे हैं ड्यू पे। तो बेहतर ये है कि पहले हम ड्यू का कोई क्वेश्चन कर लें, फिर उसके बाद हम इसके एमसीक्यूज पर आए। ठीक है। आगे जो क्वेश्चन नंबर एमसीक्यूज नंबर 4 है वो ड्यू पर है। मेंशन किया हुआ है उसने कि ड्यू है ये मेंशन करना। ड्यू है, तो अभी करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने क्वेश्चन नहीं किया हुआ इसमें। आज तो न्यू स्टैंडर्ड नहीं स्टार्ट हो सकता, बिल्कुल भी पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि अभी देखो कुछ ऐसे स्टैंडर्ड्स हैं जिसमें हमारा टाइम लगेगा, और वो इम्पोर्टेंट है। मैं आप लोगों को वैसे ही बता दूं, देखो जो शुरू के 3 स्टैंडर्ड्स थे वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। लीज वाला स्टैंडर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बड़ा है। जो उसके बाद डेफर्ड वाला है, डेफर्ड टैक्स वाला, बड़ा है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और इसके अलावा जो है हमारे पास एक और स्टैंडर्ड आता है। वैसे भाई वो जो हम लोगों ने किया था वो कौन सा स्टैंडर्ड था? इन्वेस्टमेंट वाला, जिसमें हम कैपिटलाइज करते थे इंटरेस्ट को। और शेयर बेस्ड पेमेंट, ये 3 4 स्टैंडर्ड। हाँ, बोरोइंग कॉस्ट, बोरोइंग कॉस्ट 20 है मेरे ख्याल में। तो ये कुछ स्टैंडर्ड्स जो मैंने आपको बताया ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, और ये ओके बड़े ठीक। स्टैंडर्ड, इन पे हमारा टाइम लगेगा। बाकी जितने भी स्टैंडर्ड्स हैं वो छोटे छोटे स्टैंडर्ड्स हैं, वो एक दिन के अंदर खत्म हो जाएंगे, उसमें इतना मसला नहीं है। इन्वेंट्री हो गया, आपका कैश फ्लो हो गया, आपका गवर्नमेंट ग्रांट हो गया, ये ज्यादा जितने भी स्टैंडर्ड्स हैं ये छोटे छोटे स्टैंडर्ड्स हैं, और इनकी पेपर में इतनी वर्क भी नहीं है। बाकी स्टैंडर्ड्स की पेपर में ज्यादा वर्क है। आप आईसीएमई की उसमें जाके वेबसाइट पे ओपन करें ना सिलेबस, तो आपको पता लगेगा कि किस किस स्टैंडर्ड्स की अच्छा, जो ये क्वेश्चन है आपके पास, ये है आपके पास। अब मेरा निकाल के ये की क्लास में कवर हो पाएगा। कुछ चीजें इसकी नेक्स्ट क्लास में जाएंगी, लेकिन कुछ चीजें जाएंगी, ज्यादा नहीं जाएंगी।
टोटल कंसेप्ट जो है वो आज हमारा क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एमसीक्यूज वाली यार फैसल भाई, वो मैंने बुक्स आपको जो शेयर की है ना आज ग्रुप में, उस बुक्स के अंदर आपको एमसीक्यूज मिल जाएंगे सारे। अच्छा जी, अब क्वेश्चन को रीड करते देखते क्वेश्चन में आपको क्या बता रहे हैं। ऑन 1 जुलाई 2014 मिरेकल टेक्सटाइल लिमिटेड एमटीएल acquired a machine on lease from a bank, details of the lease आर एस। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि इन्होंने एक मशीन जो है वो एक्वायर्ड की है लीज पर, और डिटेल सामने नीचे दे रहे हैं। कॉस्ट ऑफ मशीन जो है वो 20 मिलियन है। द लीज टर्म एंड यूजफुल लाइफ इज 4 years एंड 10 years। अच्छा, अब यहाँ पर एक और चीज थी आपकी, कि जो लीज टर्म है वो सर है 4 साल, और जो एसेट की लाइफ है वो कितनी है, 10 years है। Installment of rupees 5.8 million is to be paid annually in advance on July 1st। अब हम जो इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं सर, वो हम पे कर रहे हैं जुलाई की फर्स्ट एडवांस में। ठीक है जी। द इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज इज 15.725879%। ये भी सीए की बुक का क्वेश्चन। ठीक है, अगर आप वहां पर देखेंगे, जो हम जहां से हम एमसीक्यूज कर रहे थे, थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करके देखेंगे तो ये क्वेश्चन आपको नजर आते हैं। सब पैटर्न इस तरीके से सॉल्व नहीं होगा जिस तरीके से मैं आप लोगों को सॉल्व कर, लेकिन आंसर सबके सेम। अच्छा जी, फिर उसके बाद कह रहे हैं इंटरेस्ट रेट जो है वो आपका ये है। ठीक है, एट द एंड ऑफ लीज टर्म एमटीएल हैज एन ऑप्शन टू परचेज द मशीन ऑन पेमेंट ऑफ रुपीज 2 मिलियन। अब वो कह रहा है कि इसके पास ये ऑप्शन है, वो 2 मिलियन दे करके एट द एंड ऑफ एग्रीमेंट 2 मिलियन देकर एसेट को दे सकता है। The fair value of the machine at the end of lease term is expected to be 3 million। वो कह रहे हैं कि लेकिन हम जो फेयर वैल्यू एक्सपेक्ट कर रहे हैं एट द एंड ऑफ लीज टर्म, वो फेयर वैल्यू होगी कितनी, 3 मिलियन। अच्छा, फेयर वैल्यू को इग्नोर किया जाता है, ये देखा जाता है कि पेमेंट कितनी दी जाती है। तो पेमेंट जो है वो दी जा रही है 4 साल बाद, कितनी, 2 मिलियन। ठीक हो गया। फिर उसके बाद कह रहे हैं एमटीएल डेप्रिशिएट द मशीन ऑन द स्ट्रेट लाइन मेथड नील रेजिडुअल वैल्यू। रेजिडुअल वैल्यू कुछ नहीं है, मेथड जो यूज होगा स्ट्रेट लाइन मेथड यूज होगा। और जो हम एसेट को आरओयू को डेप्रिशिएट करेंगे, वो किस पर डेप्रिशिएट करेंगे, 10 years पे डेप्रिशिएट करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास बार्गेन ऑप्शन अवेलेबल है। अब वो कह रहा है कि 2 मिलियन की आपने पेमेंट करनी है और एसेट आपका हो जाएगा। इट मीन्स कि जब हमारे पास बार्गेन ऑप्शन अवेलेबल होता है तो हम एसेट की ही लाइफ पर क्या करते हैं, डिवाइड। हाँ, अगर बार्गेन ऑप्शन नहीं होता तो फिर हम 4 पे डिवाइड करते हैं, दोनों में से जो लोअर होता, यानी कि लीज एग्रीमेंट लोअर है, 4 साल है, तो हम 4 से क्या करेंगे, डिवाइड। अच्छा, अब यहाँ पर जो सर बात आ रही है वो ये आ रही है, 5.8 मिलियन जो हमें पे करना है वो एडवांस में हमें पे करना है, और कब पे करना है, जुलाई की फर्स्ट को पे करना है, 2014 में। अब ये भी बताया थोड़ी देर पहले कि जब हम एडवांस की बात करते हैं, मैं बता रहा हूँ एनपीवी किस पे कैलकुलेट करेंगे, बता रहा हूँ अभी बता रहा हूँ। वो इसी के ऊपर आ गया, उसी पे आ गया। जब हम एडवांस की बात करते हैं तो हमारे पास जो एन्युटी होती है वो होती है ड्यू। ठीक है, और जब हम एंड में पे करते हैं, ईयर एंड पे, तो जो हमारे पास एन्युटी होती है वो होती है ऑर्डिनरी। तो सर अब तक के जितने भी हमने सवाल किए वो सवाल किए एंड वाले, यानी कि ऑर्डिनरी वाले। ठीक है, अब जो सवाल आया है वो आप एडवांस में पेमेंट कर रहे हो, यानी कि ड्यू वाला सवाल आया। अब यहाँ पर जो आपकी एन्युटी कैलकुलेट होगी। अच्छा, यहाँ पर एक और बात बता दूं मैं आपको, जो आप पेमेंट कर रहे हो वो दो तरह से पेमेंट। एक तो 5.8 मिलियन की आपकी इंस्टॉलमेंट जाएगी 4 साल तक, पहली बात तो ये। और दूसरी बात ये कि एट द एंड ऑफ लीज एग्रीमेंट यू हैव टू पे 2 मिलियन फॉर द परचेज ऑफ मशीन। ठीक है, तो अब आप दो तरह से पेमेंट कर रहे हो। एक तो आप 4 साल तक 5.8 मिलियन पे करते रहोगे, डेट इज कॉल्ड एन्युटी। एन्युटी का मतलब होता है फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट जो आप पे करते हो, वो है आपकी 5.8 मिलियन। और जब 4 साल गुजर जाएंगे, यानी कि एट द एंड ऑफ द एग्रीमेंट, आप कितना पे करोगे, 2 मिलियन पे करोगे।
ठीक है, तो अब दो पेमेंट हो। तो अब जो फ्यूचर वैल्यू निकलेगी, अब जो फ्यूचर वैल्यू से जो आप प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे, अब जो आप प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे वो दो अमाउंट की प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे। एक एनुटी की, जो आप पे कर रहे हो, मुसलसल पे कर रहे हो 5.8 मिलियन, और दूसरा वो अमाउंट जो आप एट द एंड ऑफ लीज पेमेंट 2 मिलियन आप एसेट को परचेज करने पर पे करोगे। तो दो चीजों की आप क्या निकालोगे, प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे। दो चीजों की आप क्या निकालोगे, प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे। पहले हम बात करते हैं एनुटी की। एनुटी की प्रेजेंट वैल्यू किस तरीके से निकलेगी। अब यहां पर फॉर्मूला बच्चों हो जाएगा थोड़ा सा चेंज। यहाँ पर वो जो फॉर्मूला लगेगा, जो हम पहले फॉर्मूला लगाते थे वो लगाते थे सर, हम लगाते थे जो हमारी एनुटी का अमाउंट होता था उस पे हम क्या करते थे, 1 - 1 प्लस जो रेट होता था उसको, और फिर जो नंबर ऑफ इयर्स होते थे उसको हम माइनस कर देते थे और डिवाइड बाय हम कर देते थे रेट से। ये हमारा फॉर्मूला था सर। ठीक है। अब इसके साथ एक और फॉर्मूला आप अटैच करोगे, 1 + रेट। ये आपका जो फॉर्मूला है वो किसका फॉर्मूला है, ड्यू का फॉर्मूला। बस ये एक पोर्शन जो है वो साथ में अटैच होगा। फैसल भाई ठीक कह रहा हूँ मैं। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, 2 मिलियन की भी निकालेंगे, बिल्कुल 2 मिलियन की भी निकालेंगे। ठीक है, तो अब आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। फैसल भाई से इस वजह से पूछ रहा हूँ क्योंकि प्रेजेंट वैल्यू वाला जो टॉपिक था हमने एम ए के अंदर फैसल भाई से। ठीक है, तो माशाल्लाह से इनकी बड़ी ग्रेप है प्रेजेंट वैल्यू। तो ये वाला फॉर्मूला हो जाएगा ड्यू के अंदर। एक तो ये बात होगी। अब सर अगर हम एनुटी निकालते हैं, एनुटी जो हम पे कर रहे हैं वो एनुटी पे कर रहे हैं ड्यू वाली कितनी, 5.8 मिलियन की। तो प्रेजेंट वैल्यू इक्वल्स टू 5.8 मिलियन, 1 - 1 प्लस आर रेट आपके पास जो है वो इन्होंने बिला वजह का इतना लंबा दे दिया, 15.725879% डिवाइडेड बाय 15.725879%, और इसकी पावर बनेगी -4, क्योंकि कितने साल का एग्रीमेंट है आपका, 4 साल का। फिर इन टू 1 प्लस दोबारा से आर रेट आ जाएगा 15.725879%। यहाँ तक सबको बात क्लियर हो गई भाई। 18.88 मिलियन आ रहा है, ठीक है। यहाँ तक सबको बात क्लियर हो गई। ड्यू में और ऑर्डिनरी में क्या फर्क है, ये मैंने बताया आपको भाई। ड्यू के अंदर आप क्या करोगे, एडवांस में। ऑर्डिनरी के अंदर आप क्या करोगे, एंड में करोगे। फिर उसके बाद ऑर्डिनरी का फार्मूला हमने पहले पढ़ लिया था, ये आधा फार्मूला ऑर्डिनरी का ही है। और फिर थोड़ा सा एक फैक्टर जो है वो साथ में अटैच हो जाता है, 1 + आर, और वो आपका बन जाता है फिर क्या, ड्यू। यहाँ तक बेटा किसी को कोई प्रॉब्लम, कुछ पूछना हो। जी जी अरसलान भाई पूछिए, क्या पूछना है। ठीक हो, ठीक हो, ठीक हो, किसी को कुछ नहीं पूछना। अच्छा, तो अब जो हमारे पास आ रहा है वो आ रहा है, फैसल भाई ने भी बताया था कि आ रहा है, आ रहा है 1 888 4915। 1 888 4915, एक तो ये अमाउंट हो गई फ्यूचर वाली जिसकी हमने प्रेजेंट वैल्यू निकाली। और ये अमाउंट किसकी थी, एनुटी की थी। सर एक अमाउंट हम 2 मिलियन की भी पे करेंगे। अब बेटा ये 2 मिलियन जो है ना ये आपकी एनुटी नहीं है। एनुटी क्या होती है, कंसिस्टेंट आप पे कर रहे होते हो हर साल। वो क्या था, 5.8। अब आप ये ईयर एंड पे पेमेंट करोगे, इसकी भी प्रेजेंट वैल्यू निकलेगी। हमेशा याद रखना, लीज लायबिलिटी निकालने के लिए, लीज लायबिलिटी निकालने के लिए जितनी भी आपकी फ्यूचर पेमेंट है सबकी प्रेजेंट वैल्यू। लीज लायबिलिटी निकालने के लिए जितनी भी आपकी फ्यूचर पेमेंट्स हैं, जितनी भी आपकी फ्यूचर पेमेंट्स हैं उनकी आप क्या कर लोगे, प्रेजेंट वैल्यू निकाल। सर अब
एनओडी है उसका तो आपने बता दिया, लेकिन एक फिक्स अमाउंट हमने लीज एग्रीमेंट के एंड पे पे करना है, उसका क्या फॉर्मूला बनेगा वो देख लो। अब वो हमें जो पे करना है 2 मिलियन पे करना है, इसमें सिंपल फॉर्मूला लगेगा 1 प्लस आर आपके पास था 15.725879%, और पावर बन जाएगी -4। बस सिर्फ ये फॉर्मूला लगेगा और कुछ नहीं। ठीक है, अगर एक फिक्स अमाउंट आपने ईयर एंड पे पेमेंट करनी है, जब भी आपका ईयर एंड हो रहा है, 4 साल बाद हो रहा है, 5 साल बाद हो रहा है, उसको आपने पावर बनाना है, माइनस करना है, और वन में रेट को ऐड कर देना है, और जितना अमाउंट आप पे कर रहे हो, यानी कि 2 मिलियन आप पे कर रहे हो, वो लिख देना। तो ये आपके पास एक और अमाउंट आ गया दूसरा, ये कितना आ रहा है फैसली भाई? 1115085, 1115085। ये दोनों कंसेप्ट क्लियर हो गए भाई? कोई सवाल, कोई मसला, कोई परेशानी? कोई सवाल, कोई मसला, कोई परेशानी हो तो मुझसे पूछ लो। ये दोनों कंसेप्ट क्लियर हो गए भाई? डन हो गया? डन हो गया। तीन फार्मूलाज आ गए प्रेजेंट वैल्यू। एक, वो जो हमने पहले पढ़ा, वो क्या फार्मूला था कि सर अगर हम एंड में पेमेंट करते हैं। दूसरा फार्मूला, अगर हम स्टार्ट में पेमेंट करते हैं। तीसरा फार्मूला कौन सा है, अगर हम सिर्फ एक ही अमाउंट की पेमेंट करते हैं, और वो हम अपने लीज पीरियड के एंड पे पेमेंट कर रहे होते हैं। अगर, अच्छा आपकी एनपीवी नहीं निकल, अच्छा इसमें फॉर्मूला थोड़ा सा बड़ा है ना, तो कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाती है, कहीं पे आप परसेंटेज का साइन लगाना भूल रहे होगे। ठीक है, तो अब वो गलती है। अब कैलकुलेटर बेटा आप लोगों के पास है, मैं इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे? सिंपल फॉर्मूला है, मतलब कैलकुलेटर के अंदर आपने सॉल्व करना है। ट्राई करो, ट्राई करो, ट्राई करो, निकल जाएगी। अब मुझे ये बताओ कि दोनों अमाउंट को ऐड करो, कितना बन रहा है? एक ये वाला और एक ये वाला, दोनों का अमाउंट को ऐड करके बताओ कितना आ रहा है? 20 मिलियन आ रहा है? ये 20 मिलियन नहीं, 13.0849 गलत आ रहा होगा। नहीं बेटा, आपका गलत आ रहा है। कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं मिस्टेक की होगी आप। कोई मसला, कोई परेशानी नहीं है। प्रेजेंट वैल्यू मुझसे भी आज भी, जब भी हम कैलकुलेटर में कैलकुलेट कर रहे होते हैं, कभी कभार गलत आ जाती है। घर में प्रैक्टिस करना आ जाएगा आंसर, कोई मसला नहीं। इस तरीके से प्रैक्टिस कर लेना, फॉर्मूला आपके सामने। ठीक है जी, 20 मिलियन आ गया। ठीक है, अब देखो हमारे एसिड की कॉस्ट भी कितनी थी? 20 मिलियन थी। अब हम इसका शेड्यूल बना रहे हैं। किसका शेड्यूल बना रहे हैं? अब हम सर ड्यू वाले का शेड्यूल बना रहे हैं। शेड्यूल उसी तरीके से बनेगा जैसे बनता है। अच्छा आप, अच्छा एक और बात, एक और बात, एक और बात, एक और बात, क्या मसला कर रही होगी? मुझे आपको, मैं आपको बताऊं क्या गलती कर रही हूँ। आप गलती ये कर रही होगी, नहीं बेटा, गलती ये कर रही है कि 5.8 मिलियन है ना, आप 5.8 लिख रही होगी, और 2 मिलियन है ना, आप 2 लिख रही होगी। पूरा मिलियंस में अमाउंट लिखो, तो सही आ जाएगा। अच्छा, अभी हमारी लीज लायबिलिटी आ गई, और अब जो है हम ईयर लिखते हैं। अब ईयर जो ड्यू का होता है ना, वो जीरो से स्टार्ट। सर जीरो से क्यों स्टार्ट होता है? क्योंकि पहली पेमेंट आप शुरू में ही कर देते हो। तो ईयर जो आपका स्टार्ट होता है, वो कब से स्टार्ट होता है? जीरो से। जीरो। फिर उसके बाद आप काउंट डाउन करते हो आगे, 1, 2, 3 एंड 4, 4 साल। ठीक है, 4 साल की जो आपने पेमेंट करनी है, वो इस तरीके से करनी है। टोटल 5 इंस्टॉलमेंट जाएंगी। पहली जो इंस्टॉलमेंट जाएगी वो शुरू में ही चली जाएगी,
और बाकी की जो इंस्टॉलमेंट होंगी, जैसे आपको मैं बताऊं, आपका ईयर कब स्टार्ट हो रहा है, आपका स्टार्ट हो रहा है जुलाई 1 2014 में। 1 जुलाई 2014, ठीक है, पहली इंस्टॉलमेंट पे। दूसरी इंस्टॉलमेंट आप कब पे करोगे? 1 जुलाई 2015, ठीक है, दूसरी इंस्टॉलमेंट। तीसरी इंस्टॉलमेंट आप कब पे करोगे? 1 जुलाई 2016। चौथी इंस्टॉलमेंट आप कब पे करोगे? 1 जुलाई सर 2017। और आखिरी इंस्टॉलमेंट आप कब पे करोगे सर? 1 जुलाई 2018। तो यहां से लेकर यहां तक 1 साल हो गया, फिर यहां से लेकर यहां तक दूसरा साल हो गया, फिर यहां से लेकर यहां तक तीसरा साल हो गया, और फिर यहां से लेकर यहां तक 4 साल हमारे क्या हो गए? कंप्लीट। ठीक है, तो इस तरीके से आपके 4 साल की इंस्टॉलमेंट बनेगी। सबको बात समझ में आ गई? मैंने 5 क्यों लिखा है? बिल्कुल, अकाउंटिंग एंड फाइनेंसिंग, बिल्कुल। तो आपका साल जो स्टार्ट होता है वो जीरो से होता है, क्योंकि आप शुरू में पे कर रहे हो। ठीक है जी, ठीक है जी। सबको क्लियर हो गई बात? आगे चलूं मैं? यहाँ तक किसी को कुछ पूछना हो तो बेटा पूछ लो, क्योंकि ये वाली जो चीज थी ना, मुझे भी नहीं समझ में आई थी एएमए के अंदर, बड़ी मुश्किलों में एंड में जाकर समझ में आई। इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट। यहाँ तक किसी का कोई सवाल हो तो पूछ लो, आगे चले, वरना तो ठीक है, ठीक है जी, आगे चलो। अच्छा, अब सर हम लिखेंगे सबसे पहले लायबिलिटी एट स्टार्ट। शेड्यूल वैसे ही बनेगा, लायबिलिटी एट स्टार्ट। फिर उसके बाद क्या आता है? उसके बाद सर आता है इंटरेस्ट। उसके बाद क्या आता है सर? सब टोटल। उसके बाद क्या आता है सर? इंस्टॉलमेंट। उसके बाद क्या आता है सर? उसके बाद आता है, उसके बाद आता है, उसके बाद आता है, क्या आता है? लायबिलिटी एट एंड। और सर उसके बाद क्या आता है? प्रिंसिपल। ठीक है जी, यहां तक सबको बात क्लियर हो गई? अच्छा सर, हमारी जो लायबिलिटी स्टार्ट की है वो 20 मिलियन की है। ये हमारी लायबिलिटी एट स्टार्ट। सर इसके ऊपर इंटरेस्ट कितना पे करेंगे? 0 साल है ना इनिशियल पेमेंट का। 0 साल इनिशियल पेमेंट कर रहे हो शुरू में, आपने कोई इंटरेस्ट नहीं देना, शुरू में बात कर रहा हूं, शुरू में कोई इंटरेस्ट नहीं देना। तो सब टोटल भी सर हमारा कितना रहेगा सर? 20 मिलियन का ही रहेगा। अच्छा सर, इंस्टॉलमेंट हम कितनी पे कर रहे हैं? इंस्टॉलमेंट हम पे कर रहे हैं 5.8 मिलियन, यानी कि 58 लाख। माइनस कर दो तो आपके पास लायबिलिटी एट एंड आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 14200000। अच्छा सर, प्रिंसिपल हमारा कितना होगा इसके अंदर? वही इंस्टॉलमेंट जो हमने पे की है पहली इंस्टॉलमेंट के अंदर, तो कोई इंटरेस्ट नहीं होता, यानी कि 5.8 मिलियन। ये हमारी सिचुएशन है साल के शुरू में। ये बात याद रखना, ये जो सिचुएशन अभी मैंने आप लोगों के सामने लिखी है, ये साल का शुरू है। इस साल के शुरू में हमने देखा कि हमारी जो लायबिलिटी बनती थी। अब उस एमसीक्यूज के साथ अपने कंसेप्ट को क्लियर करना।
कि साल के शुरू में हमने देखा जो हमारी प्रेजेंट वैल्यू, अब कुछ बच्चे कह रहे थे सर पहली इंस्टॉलमेंट को क्या प्रेजेंट वैल्यू में ऐड करेंगे, वही पूछ रही थी हमसे। तो देखो यहाँ पर लायबिलिटी एट स्टार्ट क्या थी, वही प्रेजेंट वैल्यू थी। जो मैंने प्रेजेंट वैल्यू निकाली वही मेरी क्या बन गई, लायबिलिटी एट स्टार्ट। तो मैंने कहा था नहीं, जो हमारी इनिशियल इंस्टॉलमेंट है, जो हमारी शुरू की पहली इंस्टॉलमेंट है, वो हमारी आपकी प्रेजेंट वैल्यू के अंदर ऐड नहीं होगी। ठीक है, तो वही मैंने क्या कहा था कि आपका आर ओ यू बनेगा, और उसी के साथ मैंने 5 के साथ क्या करवाया था, डिवाइड करवाया था, याद है आपको। तो ये आपकी 20 मिलियन की लायबिलिटी ये यहाँ पर शो कर रही है आपको। अगर आप उसको वहां पर देखो, उन्होंने आपको प्रेजेंट वैल्यू डायरेक्ट दिया हुआ था। डेप्रिसिएशन निकालने के लिए जो आपकी प्रेजेंट वैल्यू है सिर्फ और सिर्फ ये यूज, आपने पहले साल की इंस्टॉलमेंट माइनस नहीं करनी अगर डेप्रिसिएशन निकालना। तो ये जो स्टेज आ रही है ये आपके साल के शुरू की स्टेज है, कि शुरू में आपको 20 मिलियन देने थे, जिसमें से आपने 5.8 मिलियन दे दिए। अब साल के शुरू में ही आपको जो है वो कितने देने हैं, तकरीबन 14.2 मिलियन देने। दोबारा से अर्ज कर रहा हूं कि ये जो मैंने लाइन लिखी है भाई, ये जो मैंने लाइन लिखी है, ये हमारे साल की इनिशियल स्टेज है। साल के शुरू में जब हमने प्रेजेंट वैल्यू निकाली तो वो हमारी कितनी बनी, 20 मिलियन। और इस 20 मिलियन में से अभी तक कोई इंस्टॉलमेंट हमने माइनस नहीं की है। तो वो जो एमसीक्यूज नंबर 1 थी जो हमने सॉल्व कर रहे थे, तो उसके अंदर जब मैं आर और यू को डिवाइड करवा रहा था लाइव से, तो आप लोगों में से कोई स्टूडेंट कह रहा था कि सर इसमें से आप पहली इंस्टॉलमेंट तो माइनस करें। भाई क्यों पहली इंस्टॉलमेंट माइनस करेंगे, ये आपकी लाइबिलिटी, यही आपका आर ओ यू है। इनिशियल कोई डायरेक्ट कॉस्ट तो नहीं है ना, यही 20 मिलियन है। तो यही आपका क्या बन जाएगा, आपका आर ओ यू बन जाएगा। फिर उसके बाद शुरू में ही 20 मिलियन की लायबिलिटी में से हमने 5.8 मिलियन क्या कर दिया, पे कर दिया। तो हमारी लायबिलिटी अभी शुरू में, लायबिलिटी एंड तो लिख रहा हूं मैं इसको, लेकिन ये हमारी अभी शुरू की ही लायबिलिटी है कि 14.2 मिलियन जो है वो हमें पे करना है साल के शुरू में। साल के शुरू में पहले 20 मिलियन पे करना था, 20 मिलियन में से हमने 5.8 मिलियन हमने शुरू की इंस्टॉलमेंट पे कर दी। तो इनिशियल लायबिलिटी ही हमारी कितनी है, 14.2 मिलियन की। यहां तक सबको बात क्लियर हो गई। कोई सवाल। अच्छा अब आ जाओ नेक्स्ट पे। सर यही लायबिलिटी एंड क्या बन जाएगी, डेप्रिसिएशन वाली बात। देखिए जो हमारी प्रेजेंट वैल्यू है, जो हमने टोटल निकाली है 20 मिलियन की, इसी पे हमारा डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा, ये बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, कुछ स्टूडेंट ये कह रहे थे, जब हम वो एमसीक्यूज नंबर 1 कर रहे थे ना, तो उसमें से सर कह रहे थे कि सर जो हमारी पहली इंस्टॉलमेंट है क्या वो माइनस होगी, मैं कह रहा था नहीं माइनस। उसका रीजन अभी हमने खोल के निकाला ना कि प्रेजेंट वैल्यू हमारी 20 मिलियन की है। तो यही हमारा क्या होगा, आरओयू होगा। इसके अलावा तो और कोई कॉस्ट पे नहीं करनी ना आपको। आपको 5.8 मिलियन पे करना है, आपको 2 मिलियन एंड में पे करना है। इसके अलावा कुछ और पे करना है, नहीं पे करना। तो सबको हमने ऐड कर लिया अगर, तो यही हमारी क्या होगी, लीज लायबिलिटी भी होगी, और यही हमारा क्या होगा, आरओयू। अच्छा, अब आपका जो है वो 14.2 मिलियन यानी कि लायबिलिटी स्टार्ट हुई, इंटरेस्ट अब लगेगा। इंटरेस्ट का रेट था हमारा 15.725879%। तो ये अगर इंटरेस्ट रेट अप्लाई करते हो तो आपके पास आ जाएगा 223305 ठीक है जी, 223305। अच्छा सब टोटल अगर हम इसको करते हैं टोटल, तो ये हो जाएगा, कैलकुलेशन आप लोग भी करते रहना, 16433075।
ठीक है जी। इंस्टॉलमेंट हमारी वही है 5.8 मिलियन की। लायबिलिटी एंड कितना होगा? 106,33,075। ठीक है जी। अच्छा, प्रिंसिपल कितना होगा? वही इंस्टॉलमेंट में से अगर हम इंटरेस्ट को माइनस कर दे, देखो अभी कहानी वही चल रही है जो हमने पहले की, कोई नई कहानी नहीं है। कैलकुलेशन सारी की सारी सेम रहेगी। 35,66,925। ठीक है जी। अच्छा, फिर उसके बाद हम आ गए दूसरे साल में। 106,33,075। इंटरेस्ट आ जाएगा हमारा 167,2145। सब टोटल हो जाएगा हमारा 123,05,220। इंस्टॉलमेंट हमारी 5.8 मिलियन की। लाइबिलिटी एंड हो जाएगी हमारी 6,5,052,0। और प्रिंसिपल हमारा हो जाएगा 41,27,855। ठीक है जी, यहाँ तक तो सही चल रहा है। अच्छा, फिर उसके बाद 6,5,052,220। इंटरेस्ट कितना आ रहा है भाई, कैलकुलेट करें जरा। 1,023,003। 1,023,003। अच्छा, फिर उसके बाद सब टोटल कितना आ रहा है? और भी कोई कर ले। 7,528,222। 7,528,222। अच्छा जी, इंस्टॉलमेंट हमारी वही है। लाइबिलिटी एंड कितना आ रहा है? 1,728,222। 1,728,222। अच्छा, प्रिंसिपल कितना था? 4,77,6,997। 4,77,6,997। अच्छा, फिर उसके बाद अब ये बन गया आपका 1,728,222। इंटरेस्ट बताइए इसमें कितना लग रहा है? 271,778। 271,778। सब टोटल बताइए कितना हो रहा है? सब टोटल बताइए कितना हो रहा है? 2 मिलियन का हो रहा है। और आखिर में हमने पे भी कितने करने थे? 2 मिलियन ही पे करने थे, है ना? तो लाइबिलिटी एंड क्या हो गई? जीरो। प्रिंसिपल अमाउंट हमारा हो जाएगा 1,728,222। क्लियर हो गया यहाँ तक सबको? शेड्यूल देखो, आखिर में हमारे पास क्या आ रहा है? इंस्टॉलमेंट जो बन रहा है अमाउंट, वो 2 मिलियन का बन रहा है। यही 2 मिलियन हमने क्या करने थे? पे करने थे। तभी एसेट हमारे पास आ जाता। यहाँ तक क्लियर हो गया? यहाँ तक किसी का कोई सवाल हो, किसी बच्चे का कोई भी सवाल हो, से क्लियर कर लो ताकि फिर हम आगे चलें। कोई सवाल किसी का क्लियर हो करना हो तो बेटा पूछ लो।
यहाँ पे टॉपिक थोड़ा सा उलझ जाता है, स्टूडेंट को मसला होता है। क्लियर है? ठीक है। अच्छा, अब टाइम कम रह गया, 5 से 6 मिनट रह गया, अब हम इसके ऊपर और ज्यादा बात नहीं करेंगे। बस हम लेक्चर को थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं। लेक्चर को थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं, इसमें हमने क्या पढ़ा, ठीक है, क्योंकि ये रिव्यू होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये चीज थोड़ी सी मुश्किल लगती है सर। ड्यू और ऑर्डनरी। ड्यू और ऑर्डनरी में क्या होता है? ड्यू में स्टार्ट में पेमेंट होती है, ऑर्डनरी में एंड में पेमेंट होती है। अच्छा सर, जब ड्यू होता है तो फॉर्मूला क्या होता है प्रेजेंट वैल्यू का? एन्युटी इंटू 1 - 1 प्लस रेट माइनस एन डिवाइडेड बाय रेट इंटू 1 प्लस रेट। ये फॉर्मूला हो जाता है सर ड्यू का। और अगर ऑर्डिनरी हो तो फॉर्मूला सर यही रहता है, बस आखिर वाली चीज हट जाती है। एन्युटी इंटू 1 - 1 प्लस आर पावर माइनस एन डिवाइडेड बाय आर। ठीक है। अच्छा सर, अगर एन्युटी ना हो, एट द एंड ऑफ लीज एग्रीमेंट हमें पेमेंट करना हो, तो सर फिर प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है? फिर सर प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला होता है जो भी हमें अमाउंट पे करना है इनटू 1 प्लस आर की पावर माइनस एन। ये तीन फॉर्मूलाज आपको याद करने, यही तीन फॉर्मूलाज यूज होंगे। क्लियर है सबको? ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में इसके ऊपर थोड़ी सी और चर्चा करेंगे। अब इसके अंदर हम देखेंगे हमारी इनिशियल लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी क्या है, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी क्या है। टाइम काफी ज्यादा हो गया, मेरे ख्याल में 2 बजने वाले हैं। आप लोगों ने सुबह ऑफिस भी जाना होगा। तो अब हम इसको रेफर करते हैं आगे। लेकिन एक थोड़ी सी छोटी सी बैड न्यूज है कि कल मैं क्लास नहीं ले सकूंगा। ठीक है। अब जो हमारी क्लास होगी वो परसों रात को, एक दिन का मैं गैप दे रहा हूँ। उस एक दिन के अंदर आप लोगों ने जितना पढ़ लिया है अब तक, वो सारा का सारा क्या कर लेते हैं, एक दफा रिव्यू कर लेते हैं। खास तौर पे देखो, काम को पेंडिंग मत छोड़ो, पिछला देखते रहो, बार बार देखते रहो, ताकि वो एट दी एंड पेपर जब करीब आए तो सारी चीजें याद हो। एक दिन है, एक दिन जैसे अभी हम बैठे हैं, 11 बजे के बाद बैठ जाना। 11 बजे के बाद डेडिकेशन के साथ जो है वो 2 बजे तक बैठ के पढ़ लेना। क्लास नहीं होगी। यार फैसल भाई, एक अदद बेगम भी है हमारी, 2 बच्चे भी हैं, ठीक है, तो उनकी बहुत ज्यादा शिकायतें आ रही हैं।